11 इशिका आदित्य कपूर। नेक्स्ट मॉर्निंग इशिका की जब आंखें खुली तो उसकी नजर सबसे पहले अपनी बाहों में सो रहे ऋषु पर पड़ी। सोते हुए वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। इशिका ने मुस्कुराकर उसके गालों पर एक किस किया। तभी उसकी नजर ऋषु के बगल में सो रहे आदित्य पर पड़ी, जिसे देख इशिका की सांसें थम सी गई। सोते वक्त उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और उसके माथे पर आ रहे थे। उसकी लंबी पतली नाक, उसकी लंबी घनी पलकें और उसके वो पतले होंठ को देख इशिका को उसका गला सूखा सा महसूस हुआ। उसको आज रियलाइज हुआ कि उसका पति कितना ज्यादा हैंडसम था। उसने खुद को मन में डांट लगाते हुए कहा, इशिका की बच्ची, अपने पिछले जन्म में तू अंधी थी क्या जो अपने इतने हैंडसम हबी को छोड़ उस अमित को पसंद कर बैठी। यार तुझे कैसे नहीं फर्क समझ आया आदित्य और अमित के बीच। कहाँ आदित्य एक राजकुमार की तरह चार्मिंग है और कहा वो अमित एकदम लंगूर जैसा। बल्कि मुझे तो लगता है कि लंगूर भी उससे ज्यादा हैंडसम होगा। इशिका मन ही मन उस आदमी की बदसूरत कह रही थी जो अपने फेस के दम पर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई बैठा था। फिर आदित्य को गौर से 2 मिनट तक निहारने के बाद उसका मन किया आदित्य को किस करने का। अपने मन की बात जान इशिका थोड़ा घबरा गई और खुद को मन ही मन डांट लगाई, अपने मन में ऐसा ख्याल लाने के लिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि आदित्य तो उसका पति है तो फिर उसको किस में क्या गलत हो सकता है। इसलिए उसने सोचा कि वो एक लाइट किस आदित्य को करेगी। इसलिए उसने ऋषु के ऊपर से थोड़ा उठते हुए आदित्य के फेस के क्लोज जाकर उसके फेस पर किस कर ली। आदित्य के फेस पे बहुत हल्की सी बियर्ड थी, जो कि इशिका के होठों पर चुभ गई। इसलिए वो उसको अच्छे से किस नहीं कर पाई। इसलिए उसने एक और बार उसको किस करने की सोचा तो इस बार उसने किसी ऐसी जगह किस करने की सोची जहां उसकी बियर्ड ना हो। तभी उसकी नजर उसके लिप्स पर गई। उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। इशिका का गला फिर से सूखने लगा। उसने बिना कुछ सोचे जल्दी से उसको उसके लिप्स से अपने लिप्स टच कर दिए, मगर जैसे ही वो अपने लिप्स उसके लिप्स पर से अलग करने वाली थी कि तभी आदित्य ने अचानक से ही एकदम अपनी आंखें खोल ली, जिसे देख इशिका बहुत घबरा गई। शॉक की वजह से उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने अपने एक हाथ को उसके मुंह पर रख दिया और कहा, सिच। फिर उसने सोते हुए ऋषु की तरफ इशारा किया। इशिका भी चुप हो गई और वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो आदित्य ने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा दिया। इशिका बेचारी वैसे ही ऋषु के ऊपर से होते हुए आदित्य के फेस के एकदम क्लोज थी। वो जैसे ही पीछे होने को हुई कि तभी आदित्य ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए, जिससे इशिका सिहर उठी। वही आदित्य ने बहुत धीमी सी आवाज में कहा, तुमने तो मुझे किस कर लिया, अब बारी मेरी है। फिर उसने इशिका को बिना कुछ रिएक्ट करने का मौका दिए अपने लिप्स से उसके लिप्स कैप्चर कर लिए और उसको किस करने लगा। इशिका की बॉडी में सिहरन पैदा हो गई। आदित्य की किस जल्द ही बहुत डीप और पैशनेट हो गई, जिसकी वजह से इशिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लेकिन आदित्य तो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। करीब 10 मिनट बाद आदित्य ने उसको छोड़ा तो वो जल्दी से जोर जोर से सांस लेने लगी। आदित्य को उसका लाल पड़ चुका चेहरा देख बहुत खुशी हुई। वो भी थोड़ा बहुत हाफ रहा था। इशिका जब जल्दी से पीछे हटने को हुई तो आदित्य ने उसको उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। बेचारी इशिका ऋषु को बचाते हुए आदित्य के ऊपर जा गिरी। आदित्य भी तुरंत पलट गया और इशिका के ऊपर आ गया। इशिका को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसे तब होश आया जब उसने आदित्य की आंखें देखी। उसकी आंखों में उसने अपने लिए बहुत प्यार देखा, एक चाह और एक जुनून देखा खुद के लिए। इशिका उसे ऐसे खुद की तरफ देख शर्मा गई और उसने नजरें फिरा ली। उसको खुद से नजरें चुराता देख आदित्य को अच्छा नहीं लगा। लुक एट मी, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज बहुत गहरी थी। इशिका के कान और गाल और भी ज्यादा लाल हो गए, लेकिन उसने एक बार उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर से अपने लिए उसकी आंखों में डिजायर देखकर शर्मा के अपनी नजरें झुका ली। आदित्य का दिल उसको इस तरह शर्माते देख जोरों से धड़कने लगा। उसका मन तो बहुत कुछ करने का था, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अभी अभी तो उनका रिश्ता सुधरने लगा था। ऐसे में उसकी तरफ से जल्दबाजी कहीं इशिका को उससे दूर न कर दे। और ऐसा भी नहीं था कि वो बिना ये सब किए रह नहीं पाता। पिछले 6 साल से भी तो वो ऐसे ही संत बने रह रहा था। वो तो बस आज इशिका ने पहल की थी, इसलिए उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया था। असल में तो वो इशिका के जागने से पहले ही जाग चुका था। लेकिन अपने सामने अपनी फैमिली को उस स्वीट मोमेंट में देखकर उसका मन नहीं किया उस स्वीट मोमेंट को बिगाड़ने का, इसलिए उसने बिना कुछ हरकत किए ऐसे ही चुपचाप लेटा हुआ इशिका और ऋषु को प्यार से निहारता रहा। लेकिन जैसे ही उसने इशिका को जागते हुए देखा उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसके बाद जब इशिका ने उसको उसके चीक्स पर किस किया तब वो बहुत हैरान हो गया। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और बहुत मुश्किल से खुद को रिएक्ट करने से रोका। लेकिन जब इशिका ने उसके लिप्स पर किस किया तब उससे नहीं रहा गया और उसने इशिका को किस कर लिया। अब तुम्हें बहुत शर्म आ रही है, तब नहीं आई जब तुमने मुझे किस किया था।
वो भी 2 बार। आदित्य उसको टीज करते हुए बोला। उसकी बात सुन इशिका झेप गई और जल्दी से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो बहुत ही लाइटली किस किया था लेकिन आपने तो। इतना कहकर जब इशिका को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रही थी, वो तुरंत चुप हो गई और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर अपने चेहरे को कवर कर लिया। आदित्य को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई, लेकिन वो अब उसको और टीज नहीं करना चाहता था वरना उसकी ये हरकत उस पर ही भारी पड़ सकती थी क्योंकि इशिका का रिएक्शन देखकर वो अपना कंट्रोल जरूर खो देता। इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोला, वेल थैंक यू सो मच। इशिका ने उसकी बात सुन अपने फेस पर से अपने हाथों को हटाया और पूछा, वो किस लिए? कल रात के लिए। तुमने ऋषु से किया अपना वादा निभाया इसलिए। इशिका ने उसकी आंखों में गौर से देखते हुए जवाब दिया, आपको उसके लिए मुझे थैंक्स कहने को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल रात जो वापस लौटी थी वो इशिका आदित्य कपूर थी, न कि इशिका मेहरा। क्या इशिका और आदित्य के प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी? चैप्टर 12 इशिका ने किया अमित पर वार। कल राहुल के हॉट ब्रेक और डिप्रेशन का सीन, राहुल का इशिका के पेरेंट्स से मिलना और अमित के उसके सन की और मर्डरा होने का सच जानने वाला सीन और अमित का इशिका को किडनैपिंग के बाद उसको टॉर्चर करने वाले सीन्स की शूटिंग हो चुकी थी। आज के दिन उनको मूवी का एंडिंग सीन शूट करना था जिसमें राहुल इशिका को बचाने आएगा और उसकी और अमित की फाइट होगी। डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो राहुल रूम का गेट तोड़कर अंदर भागता हुआ आया और अमित को देखा जो कि वही एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने इशिका बेचारी जमीन पर बहुत जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। गेट खुलने की आवाज से अमित का ध्यान बंटा और उसने पलटकर राहुल की ओर देखा। उसको देखकर वो हंसते हुए बोला, तो आ ही गया तू मेरी पिया को मुझसे छीनने, लेकिन इस बार मैं तुझे मेरी पिया को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। मूवी में इशिका का नाम पिया, राहुल का नाम साहिल और अमित का नाम शेखर था। राहुल ने गुस्से से कहा, पिया मेरी बीवी है और आज मुझे उसे अपने साथ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी इशिका ने अपना सर उठाकर रोते हुए कहा, साहिल मुझे बचा लो, मुझे इस घटिया इंसान से दूर ले चलो। इशिका की आवाज में बहुत दर्द था और उसकी आंखों में अपनी हालत पर बेबसी नजर आ रही थी। देखने वालों को लगा कि इशिका की एक्टिंग तो बहुत ज्यादा रियल जैसे लग थी। हर कोई उससे इम्प्रेस था। आज की उसकी एक्टिंग कल से भी ज्यादा अच्छी थी। वो लोग तो ये सोच रहे थे कि इशिका को उसकी इस एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि इशिका के जिस दर्द को वो उसकी एक्टिंग समझ रहे थे वो दर्द की एक्टिंग नहीं बल्कि सचमुच का दर्द था। इशिका को अपने पिछले जन्म में अपने ऊपर हुए टॉर्चर याद आ रहे थे, जो इस एक्टिंग वाले फेक सीन से कई गुना ज्यादा डरावने थे। जैसे कि शेखर ने पिया के हाथ को जलती सिगरेट से जला दिया था। उस सीन को करते वक्त इशिका को वो सीन याद आ गया जब रूपाली ने उबलते हुए पानी में उसके हाथ डाल दिए थे। उसकी वही तड़प, वही दर्द आज लोगों को एक्टिंग लग रहा था। तो वही उसकी आंखों में अमित के लिए नफरत भी एकदम सच और उसके दिल की गहराइयों से की जाने वाली नफरत थी। पिया आज जिस तरह साहिल से मदद की गुहार लगा रही थी उसको यहाँ से ले जाने की, ऐसे ही इशिका अपने मन में आदित्य से गुहार लगाती थी वो उसको वहां से बचाकर अपने साथ ले जाए। लेकिन उसको उस वक्त ये कहाँ पता था कि आदित्य तो उसकी याद में अपना सब कुछ छोड़कर एक जंगल में जा बसा था। उसको सिर्फ अपनी इशिका के नाम के अलावा किसी भी चीज की कोई सुध ही नहीं थी। सको तो लगता था कि इशिका खुशी खुशी रह रही होगी अमित और मोहित के साथ। अगर उसको अपनी इशिका के दर्द का जरा भी अंदाजा होता तो वो उसको बचाने में एक पल की भी देरी नहीं करता, और जब बारी आई तो उसने अपनी जान तक गंवा दी थी उसको बचाने के लिए। राहुल बोला, घबराओ मत पिया, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें ये से बचा के ले जाऊंगा। इतना कहकर वो इशिका की तरफ बढ़ता ही है कि अमित उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी पिया को दूर नहीं ले जाने दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होनी शुरू हो गई। फाइट में कभी अमित राहुल पर भारी पड़ता तो कभी राहुल अमित पर। ऐसे ही 2-3 बार ब्रेक लेकर इस फाइटिंग सीन की शूटिंग चल रही थी। एक टाइम पर ऐसा सीन आया कि अमित ने राहुल को नीचे गिरा दिया और जल्दी से अपनी गन निकाल उस पर पॉइंट कर दी। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से राहुल को लेटे हुए ही अमित को किक करना था और उसको डिस्ट्रैक्ट करके खड़े होकर उसकी गन को छीन लेना था। लेकिन जैसे ही राहुल नीचे गिरा और अमित ने गन निकालकर उस पे पॉइंट की तभी अचानक इशिका ने पीछे से एक बैट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा जिससे अमित मारे दर्द के छटपटा गया और उसके हाथों से वो गन गिर पड़ी। इशिका ने बहुत ज्यादा जोर से तो नहीं मारा था, लेकिन अचानक मारने की वजह से अमित को काफी दर्द हुआ। वो अपनी पीठ पर हाथ धरे दर्द से करहाया आ। ये सीन इतनी अचानक हुआ कि सब अवाक रह गए और एकदम से कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही अमित दर्द से करहाया तुरंत डायरेक्टर ने कट बोलकर शूटिंग रुकवाई। उसके कट कहते ही इशिका भी होश में आई जो कि अब तक अपनी नफरत की आग में जल रही थी। उसकी नफरत उस पर इस कदर सवार हो गई थी कि उसने ये कांड कर दिया था। शूटिंग रुकते ही सब लोग उन तीनों की तरफ भागे।
अमित के पास कुछ मेडिकल स्टाफ के लोग दौड़ते हुए गए और उसकी शर्ट उतरवाकर उसको चेक करने लगे। तो वही डायरेक्टर गुस्से से इशिका पर चिल्लाया, ये क्या हरकत थी इशिका? तुमने अमित को क्यों मारा? इशिका ने भी अब तक एक बहाना पहले से ही सोच लिया था और वो बोली, आई एम सो सॉरी डायरेक्टर सर। वो एक्चुअली जब मैंने इस सीन को पढ़ा था ना तभी मैंने सोच लिया था कि इस सीन में कुछ तो कमी है। जब मैंने ध्यान दिया तो समझ में आया कि क्या कमी थी। दरअसल पिया का यूं बुत बनकर एक कोने में खड़े सब कुछ चुपचाप देखते रहना मुझे खल गया। इशिका की बात सुनकर सब हैरान हो गए। स्क्रिप्ट राइटर ने आकर पूछा, क्या खला तुम्हें? इशिका बोली, जरा सोचिए अगर रियल लाइफ में कोई आदमी किसी लड़की के सामने उसके हस्बैंड पर गन ताने खड़े हो जाए तो क्या चुपचाप एक कोने में दुबक के खड़ी रहेगी क्या? उसकी बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी अचानक डायरेक्टर कहता है कि वैसे कह तो तुम एकदम ठीक रही हो। इशिका बोली, बस इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस सीन में हीरो विलन को किक करे इससे बेहतर ये होगा कि हीरोइन ही विलन को पीछे से वार करके उसको डिस्ट्रैक्ट करे। इसके बाद हीरो जल्दी से उठकर वही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फाइट कर सकता है। बात तो सिर्फ विलन को डिस्ट्रैक्ट करने की थी। उसकी बात सभी को सही लगी, लेकिन इशिका जिस तरह से अमित को विलन कह रही थी वो अमित को उसकी नफरत का एहसास दिला रही थी। उसको पता था कि ये इशिका ने जानबूझकर किया था। आखिर वो उससे नाराज जो थी। अमित को ऐसा लगता था कि इशिका उससे सिर्फ नाराज है क्योंकि उसने उस गुंडे को जाने दिया था। लेकिन फिर भी इशिका का उस पर यूं अचानक अटैक करना और अब उसको विलन कहना अमित को गुस्सा दिला गया और वो उसको अक्यूज करते हुए एक तेज और सख्त आवाज में बोला, इशिका, अगर तुम्हें ये चेंज सीन में करना ही था तो तुमको बाकी सबको पहले ही बता देना चाहिए था। यूं अचानक मुझे हिट नहीं करना चाहिए था। तो इशिका बोली, सॉरी मैंने अचानक तुमको हिट कर दिया लेकिन मैंने इसके बारे में पहले से इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन और एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड किया जा सके। अगर मैं पहले ही तुमको बता देती तो शायद तुम अपने नेचुरल एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाते। उसकी बात सुन राहुल ने कहा, मुझे इशिका की बात एकदम ठीक लगी। बहुत से सीन्स ऐसे ही बिना स्क्रिप्ट में पहले से ही ऐड किए अचानक से ही शूट किए जाते हैं ताकि एक्टर अपने नेचुरल एक्सप्रेशन और रिएक्शन दे सके। उसकी बात सुन सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे क्योंकि वो एक ग्रेट एक्टर जो था। लेकिन इशिका को मुझे इतनी तेज हिट नहीं करना चाहिए था। अमित ने कहा, मैंने तुम्हें तेज हिट नहीं किया, वो तो बस तुम खुद ही इतने कमजोर हो कि इतने लाइट हिट को भी बहुत हैवी हिट समझ रहे हो। इशिका उसका मजाक बनाते हुए बोली। उसकी बात सुन राहुल को मन ही मन बहुत हंसी आई। वो बोला, क्या अमित, जाइम शर्म करते नहीं हो क्या? एक लड़की के लाइट से हिट को भी नहीं सह पाए। राहुल भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। उसकी बात सुन अमित को बहुत गुस्सा आया लेकिन चुप ही रहा। राहुल से वो नहीं लड़ सकता था। डायरेक्टर ने डॉक्टर से पूछा, क्या अमित की कंडीशन सीरियस है? डॉक्टर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इशिका ने सच में बहुत लाइटली ही हिट किया था। यहाँ तक कि बॉडी पर कोई निशान भी नहीं आया है। वो तो बस अचानक ऐसा होने की वजह से अमित को इतना पेन महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें आज रेस्ट कर लेना चाहिए। कल तक ये एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। उसकी बात सुन ये प्रूव हो गया कि इशिका ने सच में बहुत आराम से ही हिट किया था। डायरेक्टर बोला, ठीक है, आज अमित को रेस्ट करने देते हैं, तब तक बाकी की शूटिंग कर लेते हैं। असल में मूवी के एंड में राहुल और इशिका के कुछ सीन्स थे। एक गाना था और अभी रूपाली का आइटम सॉन्ग भी शूट होना रह गया था क्योंकि वो अभी दूसरी जगह बिजी थी। क्या अमित जान पाएगा इशिका के पुनर्जन्म का सच? 13 मोहित और ऋषु आए सेट पर। शूटिंग का लंच टाइम चल रहा था और इशिका बैठी रेस्ट कर रही थी कि तभी बाहर थोड़े शोर शराबे बढ़ने की आवाज सुन वो इरिटेट होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न उठे देखे कि क्या हो रहा था। वो जब बाहर गई तो उसने सामने जो देखा उसे देख उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। सामने ऋषु और राहुल एक चेयर पर बैठे थे। सब लोग ऋषु को देखकर बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने आज से पहले इतना क्यूट और हैंडसम बच्चा कभी नहीं देखा। लोग कह रहे थे कि जरूर उसके पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होंगे तभी तो उनका बच्चा ऐसा है। उनकी बात सुन इशिका को बहुत प्राउड फील होने लगा। फिर अचानक उसकी नजर काका पर पड़ी जो कि ऋषु के बगल में ही खड़े थे। इशिका समझ गई कि ऋषु काका के साथ ही वहां आया था। दरअसल आज सैटरडे था तो ऋषु की स्कूल की छुट्टी थी। इशिका जब वहां गई तो उसने ऋषु को देखते हुए एक्साइटेड होते हुए पूछा, वाओ, कितना क्यूट बेबी है, कौन है ये? इशिका ने ऋषु को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि यहाँ राहुल और अमित के अलावा कोई भी इशिका का आदित्य से मैरिड होने का सच नहीं पता था। लेकिन उसकी बात सुन ऋषु का फेस सफेद पड़ गया। उसकी मम्मा उसको क्यों नहीं पहचान रही थी? क्या वो फिर से पहली वाली मम्मा तो नहीं बन गई? ऋषु के चेहरे को इशिका, राहुल और काका तीनों ही पढ़ चुके थे। लेकिन उन दोनों को पता था कि इशिका ऐसा क्यों कर रही थी।
ऋषु एकदम से ही चेयर पर से उतरा और भागता हुआ इशिका के पास गया और आंखों में आंसू लिए उसकी टांगों को कस के हग कर लिया। तो इशिका को उसकी कपकपाहट महसूस हुई। इशिका के दिल बैठ गया। उसका बेटा कितना इनसिक्योर था जो इतनी छोटी सी बात सुन उसको लगा कि उसकी मम्मा उसको भूल गई है और फिर से पुरानी वाली मम्मा बन गई है। शायद अभी तक ऋषु के मन में उसकी छवि पूरी तरह से नहीं बदल पाई थी। इशिका ने सोचा कि उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ऋषु के मन से ये इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए। ऋषु को यूं इशिका से लिपटा देख सभी लोग हैरानी से उनको ही देख रहे थे। इशिका की ऋषु को न जानने की एक्टिंग पर उनको यकीन हो गया था, लेकिन वो बच्चा ऐसे कैसे अचानक इशिका को जाकर हग कर सकता था। काका ने जब सोचा कि वो जाकर ऋषु को इशिका से दूर कर देगी, तभी इशिका घुटनों के बल बैठ गई और ऋषु को हग कर लिया और तेज आवाज में सबको सुनाने के लिए बोली, अरे वाह, ये बेबी तो मेरा फैन लगता है। उसकी बात सुन सब लोगों को भी यही लगा। राहुल भी मौका देखकर बोला, हाँ ये ऋषभ है, मेरे एक फ्रेंड का बेटा। ये तुम्हारा फैन है, इसलिए ये तुमसे मिलने आया है। इशिका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तो मैं इस बेबी को अपने साथ ले जा रही हूँ। आप लोग अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो ऋषु का हाथ थामे उसे अपने साथ ले गई। ऋषु का मुंह इशिका की तरफ था, इसलिए किसी ने भी उसके आंखों से बह रहे आंसू नोटिस नहीं किए। इशिका ऋषु को लेकर अपने रेस्ट रूम में चली गई। जाते ही उसने ऋषु को कस के हग कर लिया और बोली, ऋषु बेबी प्लीज डोंट क्राई। ऋषु उससे दूर हुआ और रोते हुए उससे पूछा, मम्मा आपने ऋषु को क्यों नहीं पहचाना? क्या आप फिर से पहली वाली मम्मा बन गई हो? क्या आप मुझे अब अपना बेटा नहीं मानती? इशिका का दिल उसकी बात सुन बहुत दुखा। वो उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं बेबी, ऐसा नहीं है। आप जानते हो ना कि मम्मा एक एक्ट्रेस है और इसलिए आपके बारे में किसी को नहीं बता सकती। लेकिन मम्मा आपने स्कूल में मेरे फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स को तो बताया था। ऋषु ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि वो लोग मेरे साथ काम नहीं करते, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं बता सकती। और वैसे भी हमने उस दिन उन लोगों को ये बात किसी को बताने से मना भी तो किया था ना। अब इशिका ऋषु को ये कैसे समझाती कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस बात का गलत फायदा भी उठा सकते थे, इसलिए उसने ये सब कहा। जहां तक बात ऋषु के स्कूल फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स की, तो उनको इशिका से कोई बैर नहीं था जो कि वो इशिका के खिलाफ इस न्यूज का इस्तेमाल करते। और अगर वो चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये भी अच्छे से पता था कि इशिका आदित्य की वाइफ है और आदित्य के खिलाफ जाने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऋषु भी उसकी बात समझ गया और उसने रोना बंद कर दिया। फिर इशिका उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। काका ने उसको स्नैक्स लाकर दिए जिन्हें दोनों मिलकर खाने लगे। उनके खाते वक्त इशिका ने उन दोनों की सेल्फी क्लिक की और उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। जब उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने मोहित के साथ बहुत सारी पोस्ट डाली थी जिन्हें देख उसका मन उन्हें डिलीट करने का हुआ। लेकिन वो रुक गई, क्योंकि वो इसका क्या जवाब देती लोगों को। तभी अचानक गेट से किसी बच्चे की आवाज आई, इशिका आंटी। इस आवाज को सुनकर इशिका और ऋषु हैरान हो गए। वो दोनों ही इस आवाज को अच्छे से पहचानते थे। उस आवाज को सुन इशिका के मन में बहुत सारी दर्द भरी यादें दौड़ गई। उसको याद आने लगा कि उस शख्स ने उसको कितना टॉर्चर किया था और ये वही शख्स था जिसने रूपाली को उसको मार देने के लिए कहा था। इशिका के मन में एकदम नफरत की लहर दौड़ गई। तो दूसरी तरफ ऋषु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसको बहुत बेचैनी होने लगी। उसको लगा कि अब ये शख्स उसकी मम्मा को उससे जरूर दूर कर देगा। उसकी मम्मा अब उसको इग्नोर करेगी और उस शख्स को प्यार करेगी। ऋषु ने इशिका डरते डरते देखा तो पाया कि वो उसकी ही तरफ देख रही थी, वो भी बहुत प्यार से। ऋषु को लगा कि शायद उसकी मम्मा ने वो आवाज नहीं सुनी। क्या हुआ, आप खाते हुए रुक क्यों गए? इशिका ने पूछा। ऋषु ने गेट की तरफ इशारा किया और बोला, वो मोहित आया है। इशिका, जो कि जानबूझकर मोहित को इग्नोर कर रही थी, अब अपने बेटे के कहने के बाद मोहित को और इग्नोर नहीं कर सकती थी और फाइनली हारकर उसने बहुत बेमन से मोहित की तरफ देखा। मोहित एक फैटी बच्चा था जिसकी उम्र इस वक्त 8 साल की थी। वो दिखने में बाकी बच्चों से थोड़ा सा हैंडसम था, लेकिन ऋषु के आगे वो कुछ नहीं था। इशिका ने उसको देख मन में सोचा कि वो एक नंबर की पागल थी जो कि पिछले जन्म में उसको एंजल बेबी बोलती थी। उसने सोचा कि ऐसा तो पेरेंट्स बिहेव करते हैं कि उनका बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर है, लेकिन वो तो मोहित को सही माँ भी नहीं थी। फिर उसने मन में ही खुद को डांट लगाते हुए कहा, वाकई प्यार इंसान को अंधा बना देता है। तभी तो तुझे उस अमित के प्यार में वो अमित और मोहित आदित्य और ऋषु से ज्यादा हैंडसम और क्यूट लगते थे। कितना घटिया टेस्ट था तेरा इशिका, जो लंगूर को हूर से कंपेयर कर बैठी। अच्छा ही हुआ कि ये प्यार की पट्टी तेरी आंखों से हट गई और तुझे एकदम साफ दिखने लगा है।
एक तरफ इशिका अपनी सोच में खोई थी तो वही दूसरी तरफ मोहित को अपनी आंखों पर यकीन हो नहीं हो रहा था अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर। ऋषु और इशिका एक साथ थे और तो और इशिका उससे अच्छे से बात भी कर रही थी। लेकिन कैसे? वो तो हमेशा ऋषु को डांटती ही रहती थी ना। और तो और वो उसको देखकर हमेशा की तरह भागते हुए उसके पास भी नहीं आई। वो ऐसे ही सोच में डूबा था कि तभी किसी ने इशिका से आकर कहा कि डायरेक्टर ने उसको बुलाया था। इशिका ने ऋषु का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर मोहित को इग्नोर करते हुए चली गई। ऋषु को बहुत खुशी हुई ये सोच कि मोहित के आने के बाद भी उसकी मम्मा उससे दूर नहीं हुई। वो खुशी खुशी इशिका के साथ चला गया। तो वही मोहित के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। क्या उसकी मम्मी ने जो कहा था वो एकदम सही था? जैसे ही उसके मन में अपनी मम्मी की कही बात के सच होने का ख्याल आया, उसे तुरंत ही बहुत गुस्सा आया और इशिका के लिए उसकी नफरत ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। वो अपने डाउट को कंफर्म करने उन दोनों के पीछे चल दिया। वो यहाँ अमित से मिलने आया था लेकिन अमित सो रहा था इसलिए वो इशिका के पास ही आ गया। क्योंकि भले ही वो इशिका से नफरत क्यों न करता हो, लेकिन एक बात तो सच थी कि इशिका का उसको पैम्पर करना उसको मन ही मन अच्छा लगता था। आखिर उसे इससे खुद पर बहुत प्राउड फील होता था। भले ही वो इशिका से कितना भी बुरा बिहेव हो क्यों न कर ले लेकिन वो बेचारी फिर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करती और उसको हमेशा अच्छे से ही ट्रीट करती थी। वो इशिका से नफरत तो करता था लेकिन उसको अच्छा लगता कि ऋषु को छोड़कर वो उसके पीछे भागती थी। जब वो वहां पहुंचा तो इशिका, राहुल, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर आपस में कुछ बात कर रहे थे क्योंकि अब उनका सॉन्ग शूट होने वाला था। ऋषु एक चेयर पर बैठा आराम से अपने स्नैक्स खा रहा था। वो एकदम अकेला था क्योंकि काका इशिका के भरोसे ऋषु को छोड़कर घर वापस चले गए था और बाकी सब अपने काम में बिजी थे। मोहित को कुछ सूझा और वो ऋषु को परेशान करने का इरादे से उसके पास गया। ऋषु उसको देख उसको इग्नोर करते हुए अपने स्नैक्स खाने में लगा रहा। उसको मोहित पसंद नहीं था। तभी मोहित बोला, ऋषु तुम में बिल्कुल भी मैनर्स है नहीं है क्या? तुम्हारी टीचर ने तुम्हें शेयर करना नहीं सिखाया? मोहित ने ऐसा ऋषु के चिप्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। उसकी बात सुन ऋषु ने सोचा कि वो कह तो सही ही रहा था इसलिए उसने अपना पैकेट मोहित को दे दिया और अपने बैग से एक चॉकलेट निकाल ली। ये चॉकलेट इम्पोर्टेड थी। मोहित का मन इस चॉकलेट को देख ललचाया और वो ऋषु से उसको भी मांगने लगा। बस यही तो था जो मोहित हमेशा करता था। ऋषु से उसकी सारी अच्छी चीजें मांग लेता था और अगर ऋषु न दे तो वो जबरदस्ती छीन लेता था। नहीं तो वो इशिका से उसकी कंप्लेन करता था और इशिका हमेशा ऋषु को डांट उससे उसको चीजें मोहित को दिलवा देती थी। ऋषु अपनी चॉकलेट नहीं देना चाहता था क्योंकि ये चॉकलेट उसकी फेवरेट थी। पर उसको डर भी लग रहा था कि कहीं वो इशिका से उसकी कंप्लेन न कर दे। लेकिन ये चॉकलेट इसके लिए आदित्य लाया था और उसने सिर्फ एक ही लाकर दी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज्यादा चॉकलेट्स खाने से उसको नुकसान हो। ऐसे में वो भला कैसे इस चॉकलेट को मोहित के साथ शेयर कर सकता था। लेकिन फिर भी मन मारकर उसने चॉकलेट का 30% हिस्सा उसको दे दिया, जिसको मोहित ने खुशी से ले लिया। लेकिन फिर भी मुंह बनाकर बोला, ऋषु तुम्हारे पास वाला पार्ट तो बहुत ही बड़ा है और मेरे पास वाला पार्ट इतना छोटा है। दिस इज नॉट फेयर। उसकी बात सुन ऋषु को बहुत उदासी महसूस हुई क्योंकि वो और शेयर नहीं करना चाहता था। तभी मोहित बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं इशिका आंटी से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। उसकी बात सुन ऋषु बहुत डर गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मम्मा और उसके बीच में फिर से कुछ भी गलत हो। वो अपनी मम्मा से फिर से डांट नहीं खाना चाहता था इसलिए मन मारकर उसने शेयरिंग के लिए जैसे ही चॉकलेट को तोड़ना चाहा कि अचानक उनको इशिका की आवाज सुनाई आई, कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? उसकी बात सुन दोनों बच्चों ने पलट कर देखा तो इशिका उनकी तरफ ही आ रही थी। मोहित ने खुश होकर कहा, आंटी देखिए ना ऋषु अपनी चॉकलेट मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा। ऋषु ने डरते हुए अपना सर झुका लिया। उसको लगा कि अब इशिका उसको पक्का डांटेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि इशिका तो उल्टा मोहित से बोली, अच्छा तो फिर ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने मोहित की हाथ में पकड़े हुए उस चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसको देख मोहित पाउट करते हुए बोला, लेकिन आंटी ये तो बहुत छोटी सा हिस्सा है और ऋषु के पास वाला हिस्सा तो बहुत बड़ा है। इशिका एक सख्त आवाज में बोली, तो क्या हुआ? ये मत भूलो कि ये चॉकलेट भी ऋषु की ही है। उसने तुम्हें इतनी दी ये ही काफी है तुम्हारे लिए। शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि वो आधी या आधी से ज्यादा तुम्हें दे। उसकी बात सुन मोहित की बहुत हैरानी हुई। इशिका उसकी साइड लेने की जगह ऋषु की साइड क्यों ले रही थी? आखिर आज उसको क्या हो गया था? वो पहले जैसी क्यों नहीं लग रही थी? कल वो स्कूल नहीं गया था इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि इशिका और ऋषु का रिश्ता अब कितना बदल चुका था। तो वही ऋषु की आंखें चमक उठी। उसको मम्मा आज पहली बार उसकी साइड ले रही थी और मोहित को डांट रही थी जिसे देख ऋषु को बहुत अच्छा लगा।
आंटी लेकिन मुझे ये चॉकलेट अच्छी लगी इसलिए मैंने मांगी। मोहित ने कहा। अच्छा, तो तुम्हें उसकी चॉकलेट अच्छी लगी तो तुम चाहते हो कि वो तुम्हें ये दे दे। अगर ऋषु को तुम्हारी कोई चीज पसंद आई तो क्या तुम भी उसको वो चीज दे दोगे? इशिका ने पूछा। मोहित को इशिका की बात सुन कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसकी चुप्पी को देख इशिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, और वैसे भी जरा खुद को तो देखो। गुब्बारे की तरह दिन पर दिन फूले जा रहे हो और ऐसी अनहेल्थी चीजें खा रहे हो। छोड़ो इन्हें और जाकर कुछ हेल्थी मांगो अपने डैड से खाने के लिए। इतना कहकर उसने वो चिप्स का पैकेट और वो चॉकलेट का दोनों ही छीन लिए, जिससे मोहित को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से भागता हुआ अपने डैड के पास चला गया। इशिका उन चीजों को ऋषु को देते हुए बोली, आप खाओ आराम से। मम्मा को पता है कि ये आपकी फेवरेट है, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं इन्हें किसी के साथ शेयर करने की। आखिर ये आपकी है न कि उसकी। इसे शेयर करना या ना करना आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं कि टीचर ने कहा है तो आपको हर चीज शेयर करनी जरूरी है। ये चीजें आपके पास है तो उसको भी इनकी कोई कमी नहीं है। और वैसे भी मन मारकर किसी चीज को शेयर करना अच्छा नहीं। ऋषु को बहुत ही खुशी हुई कि उसकी मम्मा ने उसकी चीजें मोहित से वापस छीन ली और खुशी से उसने इशिका को वापस से हग कर लिया। मोहित और अमित क्या जान पाएंगे पुनर्जन्म का सच। च 14 इशिका और ऋषु की फोटोज 100 करोड़ पर भारी। मोहित रोता हुआ अमित के पास पहुंचा जिसे देख अमित को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या हुआ मोहित? आप क्यों रो रहे हो? इशिका आंटी बहुत बुरी है, मोहित ने रोते हुए कहा। अमित उसकी बात सुन कुछ खास हैरान नहीं हुआ। मोहित हमेशा ही इशिका की बुराई करता था। ये बात खुद अमित भी मानता था कि इशिका बहुत अच्छे से मोहित को ट्रीट करती थी और हमेशा उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसकी सगी माँ से भी बढ़कर। कभी कभी तो वो खुद भूल जाता था कि इशिका उसकी सगी माँ नहीं बल्कि रूपाली उसकी सगी माँ है, जो कि हमेशा अपने बेटे की जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल देती थी। लेकिन फिर भी वो रूपाली के खिलाफ कुछ भी नहीं सोच सकता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो आज जो कुछ भी था सिर्फ रूपाली की मेहरबानी से ही तो था। मोहित उसको उसके ख्यालों में गुम देख चिढ़ गया। उसको लगा था कि उसके डैड इशिका से नाराज हो जाएंगे उसको रुलाने के लिए। वो चाहता था कि अमित इशिका पर गुस्सा करे और उसको फटकार लगाए, उन दोनों का झगड़ा हो जाए क्योंकि यही तो उसका मकसद था कि इशिका से उसके डैड नफरत करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूपाली ने उसके मन में इशिका के खिलाफ बहुत जहर घोला हुआ था। उसने मोहित से कहा था कि इशिका एक बहुत ही गंदी औरत है जो कि उसके डैड को उन दोनों से छीन लेना चाहती है और इसलिए वो उसके साथ अच्छे होने का ढोंग रचती है। और वो जब उसके डैड को उन दोनों से छीन लेगी तो और उसकी सटिप मदर बन जाएगी तो उसको बहुत परेशान किया करेगी। उसने यहाँ तक भी कहा था कि इशिका को बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए तो वो अपने खुद के बेटे से प्यार नहीं करती और उसके साथ इतना बुरा बिहेव करती है। जब वो उसकी सटिप मदर बन जाएगी तो उसके साथ ऋषु से भी ज्यादा बुरा बिहेव करेगी। फिलहाल तो वो बस अच्छा होने की एक्टिंग करती है, इसलिए उसको अपने डैड को बार बार ये एहसास दिलाते रहना होगा कि इशिका उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, ताकि उसके डैड कभी इशिका को उसकी सटिप मदर न बनाए। और मोहित जो कि एक बच्चा था वो तो रूपाली की बातों को सच मान बैठा, इसलिए कभी भी इशिका की अच्छाई को समझ ही नहीं पाया। और आज जब इशिका ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया तो उसको लगा कि उसकी मम्मी एकदम सही कह रही थी इशिका के बारे में, इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था और अमित को इशिका के खिलाफ भड़काना चाहता था। इसलिए वो फिर से रोते हुए बोला, डैड इशिका आंटी ने मुझे मोटा कहा और मुझसे चॉकलेट्स और चिप्स भी छीन लिए। वो ऐसा सोच रहा था कि अमित इशिका पर नाराज हो जाएगा उसको मोटा कहने के लिए, लेकिन उसके उलट अमित बोला, वो एकदम ठीक कह रही है मोहित, आप सच में बहुत मोटे होते जा रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको आज से स्नैक्स खाना बंद ही कर देने चाहिए और रोज आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसकी बात सुन मोहित को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके डैड इशिका को डांटने की जगह उसको ही अपने खाने पर रोक लगाने को कह रहे थे और तो और एक्सरसाइज भी। उसको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो मुंह फुलाकर बोला, मैं नहीं करूंगा एक्सरसाइज, और न ही मैं स्नैक्स खाना छोड़ूंगा। तो अमित बोला, ठीक है लेकिन फिर इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि जब आप और ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। उसकी बात सुन मोहित बेचारा उदास हो गया। हर एक बच्चा चाहता है कि उसको सब पसंद करे। मोहित भी यही चाहता था। उसके स्कूल में सब ऋषु को बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही क्यूट और स्लिम था। उसे ऋषु से बहुत चिढ़ होती थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो और मोटा हो गया तो शायद उसको कोई भी प्यार ना करे, इसलिए उसने मन मारकर अमित की बात मान लेने की सोची। उसको बेचारे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो यहाँ जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं और तो और बेचारे का नुकसान भी हो गया था। कपूर्स इंडस्ट्रीज, एक गगनचुंबी इमारत में सबसे टॉप फ्लोर पर आदित्य का पीए
वरुण उसके केबिन के बाहर खड़ा था। वो बेचारा सोच रहा था कि अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि आज जो न्यूज उसके पास थी वो बहुत ही बुरी न्यूज थी। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनको 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके पैर थर थर कांप रहे थे ये सोचकर कि आज न सिर्फ उसकी जॉब जाएगी, बल्कि उसको उसके साथ ही आदित्य के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा। और आदित्य के गुस्से से तो यहाँ सभी वाकिफ थे। वो एक वर्ड की मिसप्रिंटिंग तक बर्दाश्त नहीं करता था। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उसके एम्प्लॉयर्स को वो बाकियों से 2 गुना सैलरी देता था। खैर अंजाम जो कुछ भी है, उसको बताना तो पड़ेगा ही, इसलिए बेचारा वरुण भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर बिना नॉक करे अंदर चले जाता है। क्योंकि आदित्य ने उसको बिना नॉक करे ही जब चाहे अंदर आने की परमिशन दे रखी थी। इसके 2 कारण थे, एक कि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता था और काम में डिस्टर्बेंस उसको बिल्कुल नहीं पसंद थी, और दूसरा कि मिरर की तरह क्लियर थी उसकी प्राइवेट लाइफ, इसलिए उसको कोई डर नहीं था कि कोई उसको कुछ पर्सनल एक्टिविटी करते पकड़ लेगा। लेकिन ये स्पेशल परमिशन सिर्फ वरुण को ही थी। वरुण डरते डरते अंदर गया तो उसने जो देखा उसे देख वो शॉक्ड रह गया। आदित्य अपना सारा काम छोड़कर अपनी चेयर पर बैठे अपने मोबाइल में ही देख रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल थी। स्माइल वो भी उसके बॉस के चेहरे पर। वरुण ने ये देख सोचा कि जरूर उसका अंतिम समय नजदीक था, इसलिए तो उसको एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो कि दुनिया का अंत होने पर पॉसिबल हो सकता था। वो मन में अपने सारे पूर्वजों को याद करके बोला कि वो भी उनके पास जल्द ही पहुंचने वाला है। तभी आदित्य बोला, अब वही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? माना मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और मेरे चेहरे से तुम्हारी नजर नहीं हट रही, तुम ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जी भर के मेरी फोटो को देखते रहना। फिलहाल वो कहो जो कहने आए हो। आदित्य की बात सुन वरुण को सदमा सा लग गया। इसलिए नहीं क्योंकि उसके बॉस को उसके आने का पता चल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बॉस आज पहली बार खुद को तारीफ खुद ही किए जा रहे थे। उसके बॉस तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आदित्य ने फिर से बिना मोबाइल से नजरें हटाए कहा, पता है मुझे कि तुम में हिम्मत नहीं मुझे ये न्यूज रिपोर्ट करने की, लेकिन अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं तुम छोड़ दूंगा। उसकी बात सुन वरुण की आंखें चमक गई। वो एक्साइटेड होते हुए बोला, आप सच कह रहे हैं? आदित्य ने कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। बॉस मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस नुकसान की भरपाई अपनी मेहनत से कर दूंगा। पूरा मन लगाकर काम करूंगा और कंपनी को बहुत ही प्रॉफिटेबल डील्स ला कर दूंगा। वरुण बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला। आदित्य बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुन वरुण को बहुत ही खुशी हुई। उसके बॉस को उसकी काबिलियत पता थी, ये जान उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके बॉस को आज क्या हो गया। वो आज बहुत रिलैक्स नजर आ रहे थे और तो और स्माइल भी कर रहे थे। ये जरूर उस मोबाइल की वजह से था जिसमें उसके बॉस कुछ देख रहे थे, लेकिन वो क्या देख रहा था वरुण बेचारे में पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी आदित्य खुद ही बोला, वैसे एक बात बताओ कि ऋषु किस पर गया है? वरुण बोला, वो आप पर ही गए हैं। उसकी बात सुन आदित्य की स्माइल और बड़ी हो गई और वो बोला, मैडम की इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट को लाइक करना मत भूलना। उसकी बात सुन वरुण चौंक गया। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य उससे इशिका की पोस्ट को लाइक करने को कह रहा था। आखिर ऐसा क्या पोस्ट किया था उसकी लेडी बॉस ने? वो ज्यादातर उस मोहित के साथ पिक्चर पोस्ट नहीं करती रहती थी, जिन्हें देख उसे बहुत गुस्सा आता था। यहाँ तक कि उसके बॉस को भी वो पोस्ट्स देखकर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर आज ऐसा क्या पोस्ट किया था उसकी मैडम ने जो उसके बॉस उसको लाइक करने के लिए कह रहे थे? उसने अपना फोन निकालकर इशिका की इंस्टाग्राम पोस्ट चेक की तो वो बिल्कुल अवाक रह गया। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इशिका ने अपनी और ऋषु की सेल्फी पोस्ट की थी। इस पोस्ट में 2 पिक्चर्स थी। पहली पिक्चर में ऋषु इशिका की गोद में था और उसके गालों पर किस कर रहा था, और दूसरी पोस्ट में दोनों अपने हाथ में चिप्स लिए कैमरे की तरफ शो करे हुए थे। और कैप्शन था, ए वंडरफुल मीटिंग विद सच अ क्यूट लिटिल फैन टुडे, हैड लॉट्स ऑफ फन टाइम विद हिम, हिज पेरेंट्स मस्ट बी सुपर लकी टू हैव हिम, बट आई थिंक दे मस्ट हैव एक्सीलेंट लुक्स टू। उसे पढ़कर वरुण को समझ आया कि क्यों आदित्य आज खुद की तारीफ कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि आज इनडायरेक्टली उसकी मैडम ने उसके बॉस के लुक्स की तारीफ जो की थी। उसकी सोच एकदम सही थी। आदित्य के मन में यही था। आज से पहले आदित्य को अपने लुक्स पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इशिका कभी उसके लुक्स से अट्रैक्ट हुई ही नहीं। इसलिए उसे लगता था कि वो शायद हैंडसम था ही नहीं, लेकिन आज पहली बार इशिका की इनडायरेक्ट तारीफ से आदित्य को खुद के लुक्स पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वैसे वो इस बात को लेकर इसलिए शो था क्योंकि ऋषु भले ही दोनों का परफेक्ट कॉम्बो था, लेकिन वो आदित्य की तरह कुछ ज्यादा ही लगता था। इशिका से तो ऋषु ने क्यूटनेस और उसकी हैबिट्स ही पाई थी।
बाकी उसके फेस के फीचर्स और इंटेलिजेंस आदित्य से उसे मिले थे। उस पोस्ट को इशिका के फैंस ने लाइक किया था और तरह तरह के कमेंट्स भी किए थे। कमेंट्स में वो ऋषु की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग उसे मोहित से कंपेयर भी कर रहे थे। कुछ लोग उसके पेरेंट्स की तारीफ कर रहे थे। वरुण ने भी उसकी पोस्ट लाइक कर दी और फिर अपने सर की तरफ देखा जो अभी भी पोस्ट को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने सोचा कि सर इस पोस्ट को देखकर ही इतने अच्छे मूड में है जिसकी वजह से उन्होंने 100 करोड़ के नुकसान की भी चिंता नहीं की और उसे झट से माफ कर दिया। उसने सोचा कि शायद 100 करोड़ सच में आदित्य के लिए कुछ मायने नहीं रखते, आखिर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था। वो अपने बॉस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से चले गया। तो वही आदित्य तो बस अपनी वाइफ और बेटे की पिक्चर्स देखने में ही बिजी था। बहुत सुकून मिल रहा था उसे ये देखकर कि उसकी वाइफ और बेटा एक साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। वो हमेशा उन दोनों के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना चाहता था। वो उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वरुण की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसे आदित्य की फीलिंग का कुछ एहसास ही नहीं था। उसे क्या पता कि एक आदमी के लिए उसके बीवी और बच्चे क्या मायने रखते हैं। क्या वरुण 100 करोड़ के नुकसान की भरपाई कर पाएगा? चैप्टर 15 ये रहमत फिर नसीब नहीं होगी। रात के समय आज के हिस्से की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और सब एक्टर्स अपने घर जा रहे थे। क्रू अभी रुका हुआ था। वो कुछ बचे कुचे काम को निपटा रहे थे। राहुल भी ऋषु और इशिका के साथ बाहर आ गया, क्योंकि लोगों को तो यही पता था कि ऋषु राहुल के फ्रेंड का बेबी है। जब वो बाहर आते हैं तो इशिका को एक मैसेज आता है। उसने देखा तो उसके फोन पर मिस्टर कपूर शो हो रहा था। तब उसे अचानक ख्याल आया कि उसे आदित्य का नाम मिस्टर कपूर से चेंज कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो आदित्य का मैसेज ओपन करके देखती है। मैसेज था, आई एम हियर टू पिक यू बोथ, कम नियर योर कार। इशिका उसका मैसेज पढ़ खुश हो गई। उसने ऋषु से कहा, बेबी आपके डैडी आए हैं हमें पिक करने। वो मम्मा की कार के पास ही हमारा वेट कर रहे हैं। ऋषु उसकी बात सुन एक्साइटेड हो गया और जल्दी से इशिका का हाथ छुड़ाकर आदित्य से मिलने के लिए दौड़ने लगा। जब वो दौड़ रहा था तो पीछे से इशिका ने उसे इतनी जल्दी में देख मुंह फुला लिया और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोली, दिस इज नॉट फेयर बेबी। आप तो अपने डैडी के आते ही अपनी मम्मा को भूल गए। ऋषु रुककर पलटा और बोला, ऋषु लव्स मम्मा द मोस्ट, बट ऋषु को डैडी को कुछ बताना है। और इतना कहकर वो इशिका की तरफ फ्लाइंग किस करके दोबारा दौड़ने लगा। इशिका भी उसको पलटकर फ्लाइंग किस करती है और बोलती है, संभाल के कहीं गिर मत जाना। लेकिन तब तक ऋषु ऑलरेडी दूसरी गली में मुड़ चुका था। इशिका धीरे ही चल रही थी। आखिर वो अभी राहुल के साथ थी और ऐसे उसको छोड़ भाग तो नहीं सकती थी। अचानक राहुल बोला, आज मैंने पहली बार ऋषु को इतना खुश देखा है। और ये जानकर तो और भी खुशी हो रही है कि इसकी वजह तुम हो। इशिका उसकी बात सुन हैरानी से उसकी ओर देखती है। राहुल के मुंह से ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान थी, क्योंकि राहुल तो उसको काफी नापसंद करता था, जिसका कारण वो खुद ही थी। इशिका को हैरान देख राहुल समझ गया कि वो इतनी हैरान क्यों थी। वो मुस्कुरा कर बोला, देखो हम दोनों के बीच कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मैं तो तुम्हें जानता भी इसलिए हूँ क्योंकि तुम आदित्य की वाइफ हो। माना कि मैं तुम्हें नापसंद करता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आदित्य और ऋषु के साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। तुमने इन दोनों को बहुत परेशान किया हुआ था, लेकिन अब जब तुमने सब कुछ बदल दिया तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बचा तुम्हें नापसंद करने का। उसकी बात सुन इशिका मजाकिया अंदाज में बोली, अच्छा तो इसलिए आप मुझे नापसंद करते थे? मुझे तो लगा था कि आप आदित्य को पसंद करते हैं और मेरी उसकी वाइफ बन जाने की वजह से मुझसे जेलस होते हैं और मुझे नापसंद करते हैं। उसकी बात सुन राहुल की आंखें चौड़ी हो गई। वो जल्दी से बोला, यू आदित्य और मैं, नो वे, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम दोनों ही स्ट्रेट है। उसके एक्सप्रेशंस देख इशिका खिलखिलाकर हंसने लगी। राहुल उसको हंसता देख समझ गया कि वो मजाक कर रही थी। वो बोला, बहुत मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें? रुको तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो इशिका की ओर बढ़ा तो इशिका जल्दी से दौड़ने लगी। दूसरी तरफ ऋषु ने आदित्य के पास पहुंचकर उससे बहुत एक्साइटेड होते हुए बोला, डैडी आपको पता है आज मम्मा ने हम दोनों की सेल्फी ली और उसे अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट भी किया। डैडी सबने मम्मा की पोस्ट को बहुत लाइक किया। अपने बेटे की एक्साइटमेंट देख आदित्य ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा, ऋषु आप खुश हो ना कि आपकी मम्मा आपको प्यार करने लगी है? ऋषु खुशी से सर हिलाते हुए बोला, हाँ डैडी। ऋषु बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि ऋषु अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और डैडी ऋषु की मम्मा भी ऋषु से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। डैडी आप भी खुश हो ना? ये बोलते वक्त ऋषु की आंखें चमक रही थी। आदित्य के दिल को एक गर्म एहसास हुआ। उसका डिसीजन एकदम सही था। उसने ऋषु को अपनी गोद में उठाकर उसको हग किया और बहुत प्यार से बोला, ऋषु खुश तो डैडी भी खुश।
फिर मन में सोचा, आपकी और आपकी मम्मा की खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी उसकी नजर इशिका पर पड़ी जो कि भागती हुई उनकी डायरेक्शन में ही आ रही थी, जिसे देख आदित्य की भान सिकुड़ गई। वो उससे कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही राहुल भी उसके पीछे भागता हुआ आया और वो बोल रहा था, रुक जाओ इशिका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इशिका जल्दी से आदित्य के पीछे छुप जाती है और राहुल आदित्य को देख रुक जाता है। ऋषु को आदित्य ने हग किया हुआ था इसलिए उसका मुंह पीछे की डायरेक्शन में ही था। इशिका को अपने सामने देख वो हैरानी से बोला, क्या हुआ मम्मा, आप डैडी के पीछे क्यों छुप रही हो? इशिका बोली, ऋषु बेबी, आपके राहुल चाचू आपकी मम्मा को परेशान कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपना प्रॉमिस पूरा करो और मम्मा को उनसे बचाओ। इशिका को बात आदित्य और राहुल ने भी सुन ली थी। आदित्य ने राहुल की तरफ हैरानी से देखा। उसको पता था कि बिना किसी बात राहुल इशिका को परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बात हुई भी तो भी क्या वो इशिका को परेशान कर सकता था? आदित्य उसका मुंह न तोड़ देता। ऋषु ने अपनी गर्दन मोड़ी और आदित्य की तरफ देखकर बोला, डैडी चाचू को कहो कि मम्मा को परेशान न करे। ऋषु की बात सुन राहुल बोला, आदित्य तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ ने क्या बोला? इशिका आदित्य के पीछे से ही आदित्य के कंधे पर हाथ रख थोड़ा सा उचककर आदित्य के कान के पास पहुंच जाती है और धीरे से उसके कान में बड़ी मासूमियत से कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने दोस्त पर विश्वास मत करना, ये मेरे खिलाफ आपको भड़काना चाहते हैं। इतना कहकर वो वापस से आदित्य से दूर हो गई लेकिन आदित्य को बहुत बड़े शौक में छोड़ गई। उसने इशिका की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनी क्योंकि वो तो इशिका के उसके इतने करीब आने से ही जम सा गया था। इशिका को तो खबर भी नहीं थी कि उसकी ये हरकत कितनी सिडक्टिव थी। राहुल बोला, ये तुम क्या बोल रही हो आदि के कान में? जो भी बोलना है ना डंके की चोट पर बोलो। उसकी बात सुन ऋषु गुस्सा होते हुए बोला, चाचू आप मम्मा से ऐसे बात मत करो। ऋषु की बात सुन आदित्य अपने होश में आया और राहुल से बोला, राहुल छोड़ दो इशिका को। राहुल बोला, अभी तुम्हें पता नहीं है ना कि तुम्हारी वाइफ ने क्या बोला है। जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम खुद इसे नहीं छोड़ोगे। आदित्य ने उसको घूर के देखा तो वो बोला, ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फोन पर मैसेज कर दूंगा कि इशिका ने क्या बोला क्योंकि मैं ऋषु के आगे नहीं बोल सकता। फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो वहां से चला गया, अपनी कार की तरफ चल दिया। जब वो वहां से चला गया तो इशिका ने एक राहत की सांस ली। आदित्य ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? राहुल ने तुम्हें सच में तो परेशान नहीं किया? इशिका बोली, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बल्कि बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। इशिका के मुंह से राहुल की तारीफ सुन आदित्य को राहुल से जेलस होने लगी। वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, सपोर्ट क्यों ना करे, आखिर बीवी हो तुम मेरी। उसकी बात सुन इशिका की धड़कनें तेज हो गई। शर्म से उसकी पलकें झुक गई। आदित्य का उस पर यूं हक जताना उसको बहुत एक्साइटेड कर गया। आदित्य को उसका रिएक्शन देखकर एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कह दिया था, लेकिन इशिका पर अपनी बातों का ऐसा असर देख आदित्य को बहुत प्राउड फील हुआ खुद पर। तभी उन लोगों में एक जानी पहचानी सी आवाज आई, मिस्टर कपूर आप यहाँ। उन्होंने मुड़कर देखा तो अमित और मोहित खड़े थे। उन दोनों को देखकर आदित्य, इशिका और ऋषु की स्माइल गायब हो गई। तो वही अमित और मोहित भी उन तीनों को एक साथ देख खुश नहीं थे। आज से पहले जब भी आदित्य और ऋषु से उन दोनों का सामना होता था तो इशिका उनकी साइड होती थी और वो तीनों एक फैमिली की तरह लगते थे। तब तो उन दोनों बाप बेटे को बहुत खुशी होती थी आदि और ऋषु का उतरा और दर्द भरा चेहरा देखकर। लेकिन आज जब इशिका उनकी साइड न होकर आदि और ऋषु की साइड थी तो उन दोनों को ही अच्छा नहीं लगा। भले ही दोनों इशिका को नापसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों इशिका के आदी हो चुके थे। शायद इसीलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था इशिका को उनकी साइड देखकर। आदित्य बोला, हाँ, मैं अपनी वाइफ और बेटे को डिनर के लिए पिक करने आया था। उसने ये बात जिस अंदाज में कही उससे ऐसा लग रहा था कि वो अमित को सच का आईना दिखा रहा था कि इशिका उसकी वाइफ है और ऋषु की माँ है। उसकी बात अमित को बहुत चुभी और वो चुप खड़ा इशिका की आंखों में देखने लगा जिसकी आंखों में उसे आदित्य और ऋषु के साथ होने की खुशी नजर आई। इनफैक्ट वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देख उसके दिल में एक टीस सी उठी। मोहित भी ऋषु को खुश देखकर बहुत जेलस हुआ। आज पूरे दिन इशिका ने उसको इग्नोर किया और पूरे दिन ऋषु पर ही अपना प्यार लुटाया। अब वो इशिका के प्यार को मिस करने लगा था। वो चाहता था कि इशिका उसको फिर से वैसे ही प्यार करे। इसलिए वो बोला, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इशिका आंटी क्या हम भी आपके साथ डिनर करने चले? उसकी बात सुन इशिका झटक के बोली, नहीं। उसकी बात सुन सभी हैरान हो गए। तो वो थोड़ा खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, मोहित, हम तीनों साथ मिलकर इसलिए डिनर पर नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी है।
बल्कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों एक फैमिली हैं और साथ मिलकर कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसे में आपके आने से हम डिस्टर्ब होंगे, इसलिए तुम अपने डैड के साथ क्यों नहीं डिनर पर चले जाओ और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। इशिका की बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई। आज तो इशिका ने साफ साफ कह दिया था कि वो आदि और ऋषु की फैमिली का हिस्सा था, न कि अमित और मोहित की फैमिली का। अमित और मोहित को उसकी बात सुन बहुत बुरा लगा। तो वही आदित्य और ऋषु को मन ही मन बहुत खुशी हुई कि इशिका ने इस बार उन्हें चुना। इशिका उन दोनों से कहती है, जल्दी चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर वो बिना अमित और मोहित की तरफ देखे बिना सीधा आदित्य की कार में जाकर बैठ जाती है। तो वही आदित्य बोलता है, अब हमें भी चलना होगा। वो क्या है न, मेरी वाइफ और बेटे को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है न ऋषु। उसका बार बार इशिका को अपनी वाइफ कहकर बुलाना अमित को पागल कर रहा था, लेकिन उसको हिम्मत कहाँ थी आदित्य के सामने मुंह खोलने की। ऋषु भी आदित्य की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ डैडी। ऋषु को भी ऋषु की मम्मा की तरह बहुत भूख लगी है। आज मम्मा और ऋषु ने मिलकर शाम को जो स्नैक्स खाए तो वो तो अब तक पच भी गए। अब जल्दी चलो। ऋषु ने बात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और मोहित के जले पर नमक छिड़क दिया। आदित्य अपनी बेटे की बात सुन बहुत खुश हुआ। उसका बेटा भी उससे कम नहीं था अपनी मम्मा पर अपना हक जताने में। फिर आदित्य उसको लेकर चले गया। जब उसकी कार गई तो उनको साइड में बैठी इशिका का चेहरा दिखा। ऋषु उसकी गोद में आकर बैठ गया था और वो उसको हग किए हुए थी। आदित्य भी उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। देखते ही देखते उनकी 3 लोगों की हैप्पी फैमिली वहां से चली गई और बाकी रह गए अमित और मोहित, जिन्हें ये रहमत जब नसीब हुई थी तब उन्हें इसकी कोई कद्र नहीं थी। और आज जब वो उनके पास नहीं थी तो वो वहां खड़े किसी खालीपन को महसूस कर पा रहे थे अपने बीच। उन दोनों को इशिका की कमी आज पहली बार महसूस हो रही थी, लेकिन उन दोनों को क्या इस बात का एहसास भी था कि उनको तो सिर्फ इशिका की कमी ही महसूस हो रही थी, लेकिन आदित्य और ऋषु को तो बहुत दर्द भी होता था जब इशिका उन दोनों को छोड़ अमित और मोहित को चुनती थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब वो रहमत उन्हें दोबारा नसीब नहीं होगी। क्या करेंगे अमित और मोहित इशिका का प्यार वापस पाने के लिए। 16 नींद नहीं आ रही थी। एक फेमस होटल में आदित्य एक प्राइवेट रूम में एक चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी अपने सामने का नजारा देखकर। उसके सामने एक टेबल थी जो कि पूरी की पूरी तरह तरह के डिशेस से भरी पड़ी थी। उसकी एक साइड में ऋषु और दूसरी साइड में इशिका बैठे थे जो कि भुक्कड़ों की तरह खाने पे टूट पड़े थे। दोनों बिना किसी फिक्र के सारे टेबल मैनर्स को भूल कर ऐसे ठूस ठूस कर खाना खा रहे थे जैसे आज उन्हें कई दिनों बाद खाने को मिला हो। दोनों बिना रुके बस जो मन किया खाए जा रहे थे। आदित्य ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। वो तो अपने दोनों फूडीज को हैरानी से देखे जा रहा था, लेकिन उसे उनकी हरकत से घिन नहीं बल्कि उन दोनों पर ही बहुत प्यार और हंसी भी आ रही थी। प्यार इसलिए क्योंकि दोनों उसके दिल में बसते थे और हंसी इसलिए क्योंकि दोनों इस वक्त बहुत ही फनी लग रहे थे। जहां एक तरफ ऋषु के फेस और लिप्स पर खाने के निशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ इशिका बेचारी अपने खुले बालों को एक हाथ में पकड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पास उन्हें बांधने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी लटें बार बार चेहरे पर आकर उसको परेशान कर रही थी, इसलिए उसने अपने बाल एक हाथ में पकड़ लिए थे और दूसरे हाथ से खाना खा रही थी। अब भाई बेचारे आदित्य को ये पता ही कहाँ था कि शाम तक ही दोनों ने सारे स्नैक्स खत्म कर लिए थे। ऋषु बेचारा तो अपने खाने लायक ही स्नैक्स लाया था, क्योंकि काका ने उसको कहा था कि शूटिंग सेट पर ही उसकी मम्मा को स्नैक्स खाने के लिए मिलते हैं। लेकिन उनको ये कहाँ पता था कि सेट पर मंगाए गए स्नैक्स आदित्य कपूर के बेटे के स्नैक्स के सामने कहाँ ही टिक पाते। बस फिर क्या था, इशिका टूट पड़ी ऋषु के स्नैक्स पर। मैडम ने मोहित से ऋषु के स्नैक्स तो ऐसे छीने थे कि अपने बेटे के मुंह का एक भी निवाला नहीं छीनने देगी, लेकिन बाद में उसने तो ऐसा झपटा मारा कि मोहित से ज्यादा चीजें तो उसने खुद भी छीन खाई बेचारे ऋषु से। लेकिन ऋषु को अपनी मम्मा के साथ अपने स्नैक्स शेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो तो बल्कि खुश था कि उसकी मम्मा को उसके स्नैक्स पसंद आए। बाद में जब स्नैक्स खत्म हो गए तो दोनों ने से फिर से मंगाए गए स्नैक्स को छुआ तक नहीं। आखिर दोनों अपना टेस्ट थोड़े ही बिगड़ना चाहते थे, इसलिए दोनों यहाँ खाने पर टूट के पड़े थे। आदित्य को अचानक कुछ सूझा और वो अपनी चेयर से उठ गया। उसके उठते ही इशिका और ऋषु भी उसको तरफ देखते हैं। क्या हुआ, इशिका ने पूछा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे आकर खड़े हो गया। इशिका उसे देख थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन आदित्य ने उसके हाथ से उसके बालों को आजाद कर उन्हें अपने हाथों में ले लिया, जिससे इशिका अचानक ही सिहर उठी, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी उंगलियों को अपने बालों को सहलाते हुए महसूस करने लगी। इशिका के बालों तो टच करते ही आदित्य अपने आने की वजह भूल गया और उसके सॉफ्ट सिल्की बालों में अपनी उंगलियां डालकर उनमें अपनी उंगलियां ऐसे फिसलाने लगा जैसे उन्हें कंघी कर रहा हो।
ऊपर से इशिका के बालों से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी, तो वो थोड़ा झुक गया और उसकी खुशबू को सूंघने लगा। आदित्य के उसके बालों में ऐसे बाल फिसलाने से इशिका भी मदहोश सी हो गई। उसको बहुत अच्छा लग रहा था आदित्य का ऐसा करना। उसको बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। आदित्य को अपने करीब महसूस कर पा रही थी। इसके इतने करीब होने से इशिका भी उसके परफ्यूम को स्मेल कर पा रही थी। जहां एक तरफ इशिका और आदित्य दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं ऋषु बहुत ही कंफ्यूज्ड था उन्हें ऐसे देख। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके डैडी उसकी मम्मा के बालों को क्यों काट रहे थे, जबकि उनके बाल तो ऑलरेडी सुलझे हुए हैं। उसने ऐसे ही कंफ्यूजन में आदित्य से पूछा, डैडी, आप मम्मा के हेयर को कॉम्ब क्यों कर रहे हो? उनके हेयर तो पहले से ही सुलझे हुए हैं। आदित्य और इशिका उसके इस सवाल से अपने होश में आए और जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो ऋषु के सामने ही चालू हो गए थे, उन्हें बहुत ही एम्बेरसिंग महसूस हुआ। आदित्य ने हड़बड़ाहट में वो काम किया जो कि वो करने आया था। उसके हाथ में एक इलास्टिक हेयरबैंड था जिसे उसने अपने हाथों से निकालकर इशिका के बालों को इकट्ठा कर उन्हें बांध दिया। इस हेयरबैंड की भी एक कहानी है जो बाद में बताऊंगी। इशिका को तब रियलाइज हुआ को आदित्य उसके बालों को बांधना चाहता था। आदित्य ने ऋषु से कहा, आपकी मम्मा को प्रॉब्लम हो रही थी खाने में, इसलिए मैं उनके बालों को बांध रहा था। ऋषु ने ओके कहा और फिर से खाने लगा। आदित्य भी अपनी जगह पर आकर वापस बैठ गया। इशिका ने तब नोटिस किया कि आदित्य ने अपने लिए जो डिश ऑर्डर की थी उसमें से अभी तक सिर्फ 2-3 बाइट्स ही खाए थे अभी तक। उसने आदित्य से पूछा, क्या हुआ? ये डिश टेस्टी नहीं है क्या? लेकिन आदित्य के जवाब देने से पहले ही उसने अपने स्पून और फोर्क से उसकी प्लेट में उसकी डिश की एक बाइट ली और उसको जल्दी से टेस्ट करके देखा। उसने ये सब बहुत नॉर्मली कर दिया। फिर वो आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, टेस्ट तो बहुत अच्छा है इसका। फिर आप क्यों नहीं खा रहे? लेकिन आदित्य बेचारा कहाँ ही उसका जवाब दे पाता। उसको तो इशिका ने पहले ही 440 वॉट के झटका जो दे दिया था उसका झूठा खाकर। इशिका जो कि पहले उसके साथ बैठकर खाती तक नहीं थी, आज वो न सिर्फ उसके साथ बैठकर खा रही थी बल्कि उसका झूठा भी खा रही थी, और तो और वो ऐसे बिहेव भी कर रही थी जैसे कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन आदित्य के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। इशिका ने फिर अपनी डिश आदित्य के सामने रख दी और बोली, अगर आपको अपनी डिश पसंद नहीं आई तो मेरी वाली खा लीजिए। आपकी वाली मैं खा लेती हूँ। इतना कहकर उसने आदित्य की डिश उठाकर अपने सामने रख ली और उसको खाने लगी। उसको तो ये डिश बहुत ही टेस्टी लगी थी। आदित्य का दिल 7वें आसमान पर पहुंच गया जब इशिका ने उन दोनों की डिशेस को आपस में एक्सचेंज कर लिया। एकदम नॉर्मल कपल वाली फीलिंग दे रही थी इशिका की ये हरकत उसको। वो भी बहुत एक्साइटेड होकर खाने लग गया। डिनर के बाद जब वो तीनों बाहर आए तो ऋषु को बहुत ही तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो नींद के झटके ले रहा था। वो आदित्य की गोद में उसके कंधे पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था। होटल के सामने एक बहुत सुंदर सा पार्क था जिसे देखकर इशिका का मन किया उसमें जाने का। इस वक्त पार्क में कोई भी नहीं था क्योंकि पार्क में एंट्री का एक टाइम था जो कि अब पूरा फिनिश हो चुका था। इशिका ने कहा, कितना सुंदर पार्क है, मेरा तो मन कर रहा है इसमें घूमने का। उसकी बात सुन आदित्य ने कहा, चलो फिर चलते हैं। इशिका उसकी तरफ देखकर बहुत डिसअपॉइंट होते हुए बोली, लेकिन ये इस टाइम क्लोज हो चुका है। उसकी बात सुन आदित्य ने स्माइल की और कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। ऐसा कहकर उसने अपने एक बॉडीगार्ड को आवाज लगाई, माइक। माइक उसका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। वो तुरंत वहां आया और सर झुकाकर बोला, यस सर। आदित्य ने कहा, मैडम पार्क में वॉक करना चाहती है, इसे अभी ओपन करवाओ। माइक उसकी बात सुन, ओक सर बोलकर तुरंत वहां से उस पार्क के गार्ड के पास जाता है। फिर वो गार्ड से कुछ कहता है जिसके बाद गार्ड हैरानी से आदित्य और इशिका की डायरेक्शन में देखता है और फिर तुरंत चाबी निकालकर पार्क को खोल देता है। उसके बाद आदित्य इशिका से कहता है, लेट्स गो। इशिका भी एक्साइटेड होकर जल्दी से पार्क की और बच्चों की तरह दौड़ लगाती है। आदित्य भी उसको इतना खुश देख उसके पीछे चल देता है और पार्क के गेट पर खड़े माइक को ऋषु को दे देता है और उसको ऋषु को कार में ले जाकर सुला देने को कहता है। माइक उसे लेकर चले जाता है और आदित्य भी पार्क में इशिका के पास चले जाता है। इशिका उसे देख अपनी स्पीड थोड़ी कम कर देती है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। आज दोनों के बीच भले हो कोई बात नहीं हो रही थी और बहुत ही शांति छाई थी, लेकिन ये शांति दोनों को ही बहुत पसंद आ रही थी। एक सुकून सा था इस शांति में। ऐसे ही साथ चलते चलते अचानक आदित्य थोड़ा हिचकिचाते हुए इशिका का हाथ थाम लेता है। उसको थोड़ा डर था कि कहीं इशिका उसका हाथ झटक न दे। हालांकि आजकल उनके बीच जो हालात थे उसमें आदित्य को विश्वास था कि इशिका उसके हाथों से अपना हाथ नहीं छुड़वाएगी, लेकिन उसको 1% डर भी था। और उसका डर सही साबित हुआ जब इशिका ने अपना हाथ उसके हाथ से एकदम से छुड़वा लिया। आदित्य का चेहरा एकदम पीला हो गया। उसकी धड़कन अचानक रुक गई।
वो इशिका की तरफ देखता कि इससे पहले ही इशिका ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से अच्छे से उसको कोहनी पर से पकड़ लिया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। आदित्य का दिल उसकी इस हरकत से फिर से धड़कने लगा और एक वार्म फीलिंग का एहसास उसके दिल में हुआ। इशिका के सर से उसने सर टिका लिया और दोनों ऐसे ही पार्क में वॉक करने लगे। एक तरफ इशिका अपने असली परिवार के साथ चैन और सुकून के पल बिता रही थी, तो दूसरी तरफ उसका फेक परिवार उसकी कमी को महसूस कर अपने सुकून और चैन को खो चुका था। अमित अपने रूम में बेड पर लेटा अपने फोन को देख रहा था, जिसमें उसने इशिका और अपनी व्हाट्सएप चैट ऑन रखी थी। पिछले कुछ दिनों से इशिका को एक भी मैसेज नहीं किया था, ये देख वो बहुत ही हैरान था। यहाँ तक कि इशिका जो कुछ दिनों पहले तक हर रात उसे अपनी प्यारी से आवाज में एक गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स वाला मैसेज सेंड करती थी, वो भी आने बंद हो चुके थे। इशिका का आदित्य के साथ होने का ख्याल उसके दिल में चुभन पैदा कर रहा था। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों था कि उसे इशिका और आदित्य की करीबी पसंद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे उसके और रूपाली के प्लान के फेल होने के चांसेस थे। इसलिए उसने मन में ठान ली कि वो इशिका को आदित्य के करीब नहीं जाने देगा। वो फिर से कुछ न कुछ करके इशिका को अपनी साइड वापस लौटने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा सोच उसने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ऑन किया और उसके पुराने गुड नाइट मैसेज को प्ले करके सुनने लगा। उसको एक सुकून सा मिला उन मैसेज को सुनकर। वो बार बार उन्हें सुनने लगा और ऐसे ही उसे रिलैक्स फील होने लगा। थोड़ी देर में ही उसे नींद आने लगी। वहीं दूसरी तरफ मोहित भी अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि हर दूसरी रात इशिका उसको फोन पर स्टोरी पढ़कर सुनती थी, उसके सोने तक। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इशिका ने ऐसा नहीं किया था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेडिसिन लेकर सोता था। उनकी वजह से उसको नींद आ जाती थी। लेकिन अब वो ठीक हो गया था और आज उसने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो इशिका की स्टोरीज को याद करने लगा। भले ही वो उस वक्त ऐसा शो करता था कि उसको इशिका का उसके लिए स्टोरीज पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन ये बात भी कहीं न कहीं वो अपने मन में मानता था कि उसकी आवाज बहुत स्वीट थी, जिसे सुन उसे आसानी से नींद आ जाती थी। उसने मन में सोचा कि वो जरूर ऋषु को स्टोरी सुना रही होगी। ऐसा सोचकर ही उसको ऋषु से जलन होने लगी और उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो स्कूल में ऋषु को सबक सिखाएगा, लेकिन अभी उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो फिलहाल कैसे सोए। तभी अचानक से उसके मन में कुछ सूझता है और वो उठकर अपने साइड टेबल के ड्रॉर को जल्दी से खोलता है। वहाँ एक रिकॉर्डर रखा देख उसे बहुत खुशी हुई। उसने जल्दी से उसे उठा लिया और ऑन किया। रिकॉर्डर ऑन होते ही उसमें से इशिका की सिंगिंग की आवाज आने लगी। वो एक लोरी गा रही थी। ये लोरी उसने मोहित के लिए एक बार रिकॉर्ड की थी, लेकिन तब मोहित को इसकी कोई कद्र नहीं थी। पर आज वो इस रिकॉर्डिंग को सुनकर बहुत खुश था। वो उसे अपने कानों के पास रखकर अपनी आंखें बंद करके सो गया। क्या करने वाला है अमित इशिका के खिलाफ? 17 पास्ट पार्ट 1। अगली सुबह इशिका के रूम में। कल रात तीनों अपने अपने रूम्स में ही सोए थे क्योंकि ऋषु तो ऑलरेडी सो ही चुका था, इसलिए ऋषु को सुलाने के बहाने एक साथ सोने को नहीं मिला। इशिका सुबह उठकर बाथरूम में जाती है और ब्रश करती है। फिर वो जब नहाने जा रही होती है कि तभी उससे पहले जब वो अपने बालों को खोलती है तो उसके बालों से उसको वही रबर बैंड मिलता है जो कि आदित्य ने बांधा था, जिसे देख वो बहुत हैरान हो जाती है। उसे देख वो बचपन की यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। आदि 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 प्लीज आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। 10 साल की इशिका 16 साल के आदित्य के पीछे पीछे भाग रही थी। आदित्य हमेशा की तरह उसके आगे आगे अपने तेज कदमों से चला जा रहा था। उसकी चलने की स्पीड नन्ही इशिका के भागने की स्पीड से भी ज्यादा तेज थी। वो दोनों उसके गार्डन से होते हुए उसके विला की ओर जा रहे थे। रास्ते में सारे गार्डनर्स और सर्वेंट्स उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि ये तो उन दोनों का रोज का ही था। इशिका का उसके पीछे पीछे भागना और आदित्य का उसके आगे तेज कदमों से चलना, क्योंकि आदित्य को इशिका हमेशा इरिटेट कर देती थी अपनी उल्टी सीधी हरकतों से। जब वो दोनों विला में पहुंच गए तो एक बहुत सुंदर सी औरत जिन्होंने एक साड़ी पहन रखी थी, उन्हें देखकर उनके पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ इशी? आज आपने कौन सी नई शरारत कर दी? इशिका ने रोनी सी सूरत बनाकर उनसे कहा, आंटी देखो ना आदि को, मुझसे गलती से उसका पेन गिरकर टूट क्या गया, ये फिर से मुझसे नाराज हो गया और ये भी बोल रहा है कि मुझसे बड़े होकर शादी भी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर आदित्य थोड़ा गुस्से में बोला, माँ, इशी ने कोई सिंपल पेन नहीं तोड़ा बल्कि वो वाला पेन तोड़ा है जो पापा ने मुझे तब गिफ्ट किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम पेन से लिखना स्टार्ट किया था। इशिका उसकी बात सुन पाउट करते हुए बोली, तो क्या हुआ? तुम अंकल से दूसरा पेन मंगवा लेना। आदित्य गुस्से में अपनी माँ से बोला, देखा माँ आपने, इसके कोई पछतावा नहीं है अपनी गलती का, हमेशा ही ऐसा करती है ये, हर वक्त कुछ न कुछ गड़बड़ करके मुझे परेशान करती है।
और ऐसे में आप और पापा चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में इससे शादी करूं? नो नेवर। उसकी बात सुन इशिका रोने लगी और आदित्य की मां को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में आदित्य से बोली, आदित्य, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है न कि ईशी की माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और इशिका के जन्म लेते के साथ ही मैंने उसका रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का कर दिया था। अब चाहे जो भी हो तुम्हें इशिका से फ्यूचर में शादी करनी ही पड़ेगी। और रही बात उस पेन की, तो क्या हुआ अगर ईशी ने उसको तोड़ दिया तो? मुझे यकीन है कि उसने ऐसा गलती से ही किया होगा, न कि जानबूझकर। इसलिए तुम इसे माफ कर दो। अपनी माँ की बात सुन आदित्य बोला, माँ मैं इसे माफ कर देता अगर इसको अपनी गलती का पछतावा होता। लेकिन पछतावा तो दूर, इसे तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। उसकी बात सुन उसकी माँ कुछ कहने को होती है कि उससे पहले ही इशिका बोलती हैं, ये लो और इसे तोड़ दो। इशिका की बात सुन आदित्य और उसकी माँ उसकी तरफ देखते हैं तो इशिका ने एक रबर बैंड अपने हाथों में ले रखा था, जिसे देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ये रबर बैंड इशिका का फेवरेट था। उसके पापा ने उसके लिए खरीदा था जब वो इस दुनिया में आई भी नहीं थी। उन्हें हमेशा से ही भरोसा था कि उनको बेटी ही होगी, इसलिए इशिका के होने से पहले ही उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर रखी थी। ये रबर बैंड भी उनमें से ही एक था, लेकिन इशिका उस रबर बैंड को कभी बालों में नहीं लगाती थी, बल्कि हमेशा अपने हाथों में ही पहनती थी। उसके लास्टिक इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थी कि कभी खराब ही नहीं हुई थी और खींचती भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इशिका के इस दुनिया में आने से पहले ही उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। जब वो 2 साल की हुई तो उसकी माँ भी एक बीमारी के चलते चल बसी। अब उसके परिवार में उसके दादाजी, बुआ जी, फूफा जी और उसकी कजिन सिस्टर ही बचे थे। आदित्य को इशिका की बात का मतलब जब समझ आया तो वो बहुत ही शॉक्ड हुआ। इशिका के लिए ये रबर बैंड कितना ज्यादा मायने रखता था वो अच्छे से जानता था। इतना तो खुद उसके लिए उसका वो पेन भी नहीं मायने रखता था। इशी बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो आपका फेवरेट है। आदित्य की माँ ने कहा। हाँ आंटी, ये मेरा फेवरेट है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि आदि इसको तोड़कर अपना बदला ले ले और मुझे माफ कर दे। इशिका अपना सर झुकाकर बोली। उसके चेहरे पर उसकी उदासी साफ झलक रही थी। आदित्य को उसे यूं उदास देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा उसको शैतानी भरे अंदाज में ही देखता था। इसलिए उसने इशिका से वो रबर बैंड ले लिया और वहां से अपने रूम की तरफ चल दिया और जाते जाते बोला, ठीक है, इसको बाद में तोड़ दूंगा। उसकी बात सुन आदित्य की माँ को मन ही मन हंसी आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि आदित्य उसको नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर उसको तोड़ना होता तो वो अभी के अभी तोड़ देता, न कि उसे अपने साथ लेकर चले जाता। फ्लैशबैक एंड। इशिका को लगा था कि आदित्य ने उस रबर बैंड को तोड़ दिया होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदित्य ने उसे आज तक संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन उसके मन में सवाल था कि आखिर आज तक उसने वो बैंड आदित्य के हाथ में कभी नोटिस कैसे नहीं किया था। क्या सच में उसने आदित्य पर कभी भी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था? वैसे इशिका ने सच में आदित्य पर कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो आदित्य के मन में सिर्फ नफरत ही थी। बचपन में इशिका को आदित्य बहुत ही पसंद था। वो लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, इसलिए दोनों बचपन से ही साथ थे। इशिका आदित्य से उम्र में 6 साल छोटी थी। दोनों को शादी बचपन से ही तय थी और इशिका को बहुत खुशी होती थी आदित्य से शादी की सोचकर। बच्ची थी न, इसलिए पता ही नहीं था कि शादी क्या होती है। तो वही आदित्य उससे बड़ा और समझदार था। उसको इस मामले में इशिका से ज्यादा पता था। इशिका की अपोजिट आदित्य एक बहुत ही शांत रहने वाला लड़का था। इशिका उसको हमेशा परेशान करती थी और वो हमेशा उससे चिढ़ता था। यहाँ तक कि वो तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। ऊपर से इशिका तो उसके लिए सिर्फ एक पड़ोस की छोटी सी बच्ची ही थी बस। उसके लिए भला आदित्य के मन में क्या ही फीलिंग्स होती। फिर जब वो 18 साल का हुआ उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद वो अपने नाना जी के पास अमेरिका में शिफ्ट हो गया। वही आगे की पढ़ाई की और फिर वापस अमेरिका से लौटा अपने फैमिली बिजनेस को संभालने और उसे और भी आगे बढ़ाने। तो वही दूसरी तरफ आदित्य के जाने के बाद इशिका कुछ महीनों तक तो बहुत उदास रही। लेकिन फिर उसकी बुआ और उनकी बेटी ने मिलकर इशिका के दिमाग से आदित्य को पूरी तरह से मिटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की कभी शादी हो। इशिका भी आदित्य को भूल गई और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। जब आदित्य वापस लौटा तो इशिका 19 साल की हो चुकी थी। इशिका अब बहुत हो सुंदर हो गई थी और लड़कियों की तरह अदाएं भी उसमें आ गई थी। जब आदित्य ने उसको पहली बार देखा तो अपना दिल हार बैठा। लेकिन तब तक इशिका का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड कॉलेज में बन चुका था। जब ये बात आदित्य को पता चली तो उससे रहा नहीं गया और उसने इशिका से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। लेकिन इशिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इशिका उस टाइम बहुत ही स्टूपिड थी। दूसरों को बातों में बहुत जल्द आ जाती थी। उसको लगता था कि वो लड़का मुकुल ही उसका ट्रू लव है। आदित्य ने उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लिया और उससे दूरी बना ली।
लेकिन इशिका के लिए उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। वो बस दूर से ही इशिका को खुश देखकर खुश हो जाता था। इशिका का रबर बैंड जो कि उसने अपने पास संभाल कर सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि वो इशिका को हर्ट नहीं करना चाहता था, उसको तोड़कर आदित्य उस बैंड को अपनी कलाई में हमेशा छुपाकर पहने रहता और इशिका के पास होने का एहसास महसूस करता था। लेकिन एक दिन इशिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब गई और उसने इशिका को धोखे से अल्कोहल जूस में मिलाकर दी क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इशिका ने कभी उसे खुद को किस तक नहीं करने दिया था क्योंकि उसमें इतने तो संस्कार थे ही। जब वो इशिका के ड्रंक होने का फायदा उठाकर उसको अपने साथ एक रूम में ले जा रहा था तो उसका सामना आदित्य से हुआ। आदित्य वहां एक मीटिंग के लिए आया था लेकिन अपोजिट पार्टी वालों ने उसको ड्रग दे दिया क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि वो आदित्य से वैसे तो डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी लड़की का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन आदित्य को जैसे ही अपनी बॉडी में हिट महसूस हुई तो वो तुरंत वहां से उठकर चला गया। रास्ते में उसको एक लड़का इशिका को फोर्स करने की कोशिश करते हुए मिला, जबकि इशिका खुद से उसको दूर करने की कोशिश कर रही थी। ये देख आदित्य की आंखों में खून दौड़ आया और उसने उस लड़के को खूब धोया। इशिका थोड़े बहुत होश में थी और आदित्य को देखकर उसको थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने पीछे से आदित्य को हग कर लिया क्योंकि नशे के कारण उसको एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रही थी। तो वही आदित्य तो पहले ही ड्रग के कारण खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इशिका की इस हरकत ने आदित्य का सब्र का बांध तोड़ दिया। बस फिर क्या था, आदित्य ले गया एक रूम में इशिका को अपने साथ और वो कर बैठा जिसने इशिका को उसके साथ जोड़कर भी उसको हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। आखिर क्या किया आदित्य ने इशिका के साथ? 18 पास्ट पार्ट 2। उस रात ड्रग्स के इफेक्ट के कारण आदित्य का खुद पर से काबू ही खो गया और बहुत रफली उसने इशिका के साथ वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इशिका ने ड्रग्स की जगह अल्कोहल पी थी इसलिए उसे थोड़ा बहुत होश था। वो आदित्य से खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रही लेकिन आदित्य तो ड्रग्स के नशे से पागल हो चुका था। उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की तपिश को बुझाना चाहता था। थोड़ी देर बाद इशिका ने भी थक हार कर आदित्य को रोकना बंद कर दिया। अगली सुबह जब आदित्य की आंख खुली और उसकी नजर इशिका पर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी उसको उस हालत में देखकर। इशिका उसके बराबर में ही सो रही थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पूरे शरीर पर आदित्य के जंगलीपने के निशान थे। उसके चेहरे पर आंसू के निशान रह गए थे। उसके चेहरे पर उदासी और नीरसता दिख रही थी। उसकी आंखों का काजल फैल चुका था तो वही उसकी भौहें कुछ तनी हुई सी थी। आदित्य ने सबसे पहले ब्लैंकेट से उसको अच्छे से कवर किया और सोचने लगा कि अब आगे क्या करे, कैसे वो इशिका का सामना करेगा। उसको पता था कि इशिका उससे नफरत करेगी। थोड़ी देर बाद जब इशिका उठी तो उसने खुद को बिना कपड़ों के महसूस किया, साथ ही उसकी पूरी बॉडी पेन में थी। जब उसने साइड में बैठे आदित्य को बेड पर बैठे देखा तो उसे उसकी हैवानियत याद आ गई। इशिका रोने लगी, आदित्य को कोसने लगी। आदित्य ने उससे बहुत माफी मांगी और उसे कहा कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया बल्कि ड्रग्स की वजह से हो गया। लेकिन इशिका ने उसकी एक न सुनी। उस दिन के बाद इशिका ने आदित्य से पूरी तरह से हर रिश्ता तोड़ दिया। इशिका ने घर पर ये बात सबको बता दी क्योंकि वो आदित्य के खिलाफ केस करना चाहती थी। लेकिन उसके घर वालों ने उसका साथ ही नहीं दिया क्योंकि आदित्य के सामने वो कहाँ ही टिक पाते। इशिका भी उनकी बात समझ गई और चुप ही रही। इतने में आदित्य ने उसके घर आकर उसके दादाजी के सामने अपनी गलती मानी और इशिका से शादी की इच्छा जताई। लेकिन इशिका ने साफ इनकार कर दिया। इशिका धीरे धीरे लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करने लगी। उसने एक मूवी के लिए ऑडिशन दिया और सक्सेसफुली उसको इस मूवी में एक छोटा रोल मिल ही गया। इसी मूवी में एक रोल रूपाली का भी था। इस तरह दोनों की मुलाकात हुई और रूपाली को पता चला कि इशिका एक रिच लड़की है तो उसने इशिका से दोस्ती भी कर ली। देखते ही देखते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन इशिका रूपाली के साथ मॉल गई थी जब उसको वॉमिटिंग होने लगी। इशिका की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। रूपाली उसको हॉस्पिटल लेकर गई तो पता चला कि इशिका प्रेग्नेंट थी। इशिका ने तब रूपाली को सारा सच बता दिया। तो वही आदित्य भी इशिका की पल पल की खबर रखता था। जैसे ही उसको इशिका की प्रेगनेंसी की बात पता चली उसको बहुत खुशी हुई। आखिर वो बाप जो बनने वाला था। तो वही दूसरी तरफ इशिका को आदित्य और उससे जुड़ी हर चीज से नफरत थी, इसलिए उसे उस बच्चे से भी नफरत हो गई। वो तुरंत अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन न करके उसको एक डेट दे दी ऑपरेशन के लिए। जब आदित्य के कानों में ये खबर पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो जा पहुंचा इशिका के घर। उसने ये बात इशिका के दादाजी को बता दी। इशिका के दादाजी थोड़े पुराने ख्यालों वाले इंसान थे, इसलिए वो इशिका को एबॉर्शन नहीं करवाना देना चाहते थे क्योंकि उनके लिए तो बच्चा भगवान का प्रसाद था।
बस फिर क्या था, इशिका को शादी के लिए फोर्स करने के लिए दादाजी ने अपनी पूरी जान लगा दी और सुसाइड का ड्रामा करके इशिका को शादी के लिए आधे दिन में ही तैयार करवा लिया। इशिका ने आदित्य से शादी तो कर ली, लेकिन उसने दादाजी ने अपना रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया। उन दोनों की शादी बहुत ही सीक्रेटली हुई थी। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही थे जो ये बात जानते थे, जो कि आदित्य के फ्रेंड्स थे। रूपाली शादी में इनवाइटेड नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ इशिका की ही दोस्त थी और इशिका तो उस टाइम बिल्कुल भी अपनी सुध में ही नहीं थी। शादी के बाद इशिका बिल्कुल गुमसुम सी आदित्य के घर में अपने रूम में पूरे दिन बंद रहती थी। आदित्य ने उसकी आजादी तक पे रोक लगा दी, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो अपने कोख में पल रहे बच्चे को कुछ कर न दे। इशिका की प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए हर तरह के एक्सपर्ट आदित्य ने लगा दिए। आदित्य को हमेशा लगता था कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद इशिका बदल जाएगी। वो बस उस बच्चे के उस दुनिया में आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर ने आदित्य को बताया कि इशिका डिप्रेशन में जा रही थी, जिसकी वजह से बच्चे को खतरा था और उसको सलाह दी कि इशिका को खुश रखे, वो जो चाहे उसे करने दे। आदित्य ने उनकी सलाह मान ली और दे दी इशिका को आजादी। आखिर वो अच्छे से जानता था कि इशिका के लिए ये सब कितना मुश्किल था। इशिका फिर से रूपाली से मिलने लगी और उसको सब कुछ बताती रही, क्योंकि उस वक्त उसको एक दोस्त के सहारे की बहुत जरूरत थी। उसकी स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड श्रेया से तो पहले ही इशिका आर्ग्यूमेंट हो गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि इशिका आदित्य को एक मौका दे। इसलिए गुस्से में आकर इशिका ने उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी। रूपाली ने भी एक अच्छी दोस्त होने की बहुत अच्छी एक्टिंग की और इशिका का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया। फिर इशिका की डिलीवरी हुई और ऋषु इस दुनिया में आ गया, लेकिन इशिका में कोई बदलाव नहीं आया। जब बात ऋषु को दूध पिलाने की हुई तो इशिका ने साफ इनकार कर दिया। तब आदित्य ने उसको कहा कि वो ऋषु को दूध पिलाने के बदले जो चाहे वो मांग सकती है। फिर क्या था, इशिका ने रूपाली के लिए बहुत कुछ मांगा। साथ ही उसकी बुआ, फूफा और बहन ने भी इस ऑफर का खूब फायदा उठाया और आदित्य को सबने मिलकर इशिका के हाथों लूटा। लेकिन आदित्य चुपचाप इशिका की सब बात बर्दाश्त करता गया, क्योंकि उसने इशिका के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए वो बहुत गिल्टी फील करता था। इशिका ने 1 साल तक ऋषु को दूध पिलाया और आदित्य को खूब लूटा। तो वही रूपाली के साथ उसकी दोस्ती भी बहुत पक्की हो चुकी थी। अब तक तो रूपाली ने भी मन ही मन उसको फंसाने के एक प्लान बना लिया और ले आए अपने बॉयफ्रेंड अमित को उसके सामने अपना एक अच्छा दोस्त बनाकर। अमित ने भी अपनी मीठी मीठी बातों से इशिका को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इशिका उससे इम्प्रेस होने लगी। ऋषु अब 2 साल का हो चुका था। आदित्य को भी इशिका के बारे में सब पता था, लेकिन उसने इशिका को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो बस जैसे भी हो इशिका को अपने पास रखना चाहता था। उसको पता था कि दूसरों के लिए ही सही, लेकिन इशिका को उसको जरूरत पड़ती रहेगी। उसको पता था कि ये लोग उसे इशिका के सहारे लूटना चाहते थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत पैसा था उस पर इशिका के साथ पाने को खर्च करने के लिए। इसी तरह इशिका 5 साल के मोहित से मिली और उस पर अपनी ममता लुटाने लगी, अपने सगे बेटे को छोड़कर। टाइम के साथ ऋषु भी इशिका की बेरुखी का आदी हो गया और आदित्य के भी सारे सपने जो कि उसने ऋषु के होने से पहले देखे थे, वो सभी भी टूट गए। 19 आदित्य इज ग्रीक गॉड। इशिका को जब अपना पास्ट याद आता है तो उसको बहुत पछतावा होता है जो कुछ उसने किया उसे याद करके। भले ही आदित्य से वो नाराज थी, उससे नफरत करती थी, लेकिन ऋषु, वो बेचारा तो मासूम था ना, उसको तो कोई भी गलती नहीं थी, तो फिर उसको क्यों इतनी बड़ी सजा मिली। ये सोचकर इशिका को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि अच्छा ही किया आदित्य ने उससे जबरदस्ती शादी करके और उसको ऋषु को जन्म देने के लिए फोर्स करके, नहीं तो शायद वो अपनी इतने प्यारे एहसास से आज रूबरू ही नहीं हो पाती। वो जल्दी से नहाकर ऋषु के रूम में जाती है। आज संडे था और ऋषु अभी तक सो रहा था। इशिका उसे बेड पर बैठ जाती है और बहुत प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फहराती है और प्यार से उसको उसके फोरहेड पर किस करती है। फिर बहुत धीमी आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। यकीन नहीं होता कि उस टाइम में आपके जैसे प्यारे से बेटे को खुद से दूर करने की सोच भी कैसे सकती थी। आपको इस दुनिया में न लाने का ख्याल आज मुझे डरा रहा है, बट आई प्रॉमिस कि अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगी आपको। आप पर आने वाली हर मुसीबत अब मैं खुद पर ले लूंगी। आई लव यू सो मच माई बेबी। फिर ऋषु को उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, ऋषु बेबी उठ जाओ अब, सुबह हो गई है। लेकिन ऋषु कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इशिका 1-2 बार फिर से कहती है तो ऋषु थोड़ा आनाकानी करते हुए कहता है, मम्मा आज संडे है, आज थोड़ा और देर तक सोने दो ना। इशिका कहती है, ठीक है, सोते रहो आप यहाँ, और वहाँ आपकी मम्मा जा रही है। उसकी बात सुन ऋषु तुरंत उठकर बेटा और इशिका से पूछा, मम्मा आप कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने। इशिका एक्साइटेड होते हुए बोली। ऋषु फिर से वापस लेट गया और बोला, ओक, टेक केयर।
इशिका को उसको ऐसे देख बहुत हैरानी हुई कि वो उसके साथ चलने की जिद नहीं कर रहा था। वो बोली, रिशु बेबी, आप मम्मा के साथ नहीं जाओगे? मम्मा को लगा कि आप मम्मा के साथ चलोगे और फिर हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। रिशु वैसे ही सोते हुए बोला, नहीं मम्मा, लेडीज की शॉपिंग सिर्फ वो ही एंजॉय कर सकती है। उसकी बात सुन इशिका हैरान होते हुए बोली, बेबी ये आपको किसने कहा? मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने। उन्होंने कहा कि उनकी मम्मा उनको शॉपिंग के लिए ले जाती है और फिर उनको किड्स प्लेवे में छोड़ देती है और खुद ही शॉपिंग करके एंजॉय करती है। रिशु ने सोते हुए जवाब दिया। इशिका को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। थोड़ी देर मन में जी भर के हंस लेने के बाद वो बोली, पर बेबी, मम्मा तो आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती थी। उन्होंने आज तक आपको नहीं देखा है ना, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगी। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो इट्स ओके। मम्मा अपनी फ्रेंड को बोल देंगी कि आप सो रहे थे इसलिए नहीं आ पाए उनसे मिलने। उसकी बात सुन रिशु तुरंत उठकर बैठ गया। वो मन ही मन बहुत खुश था ये सोचकर कि उसकी मम्मा उसको अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती है। आज से पहले वो अपनी मम्मा के किसी भी फ्रेंड से नहीं मिला था सिवाय रूपाली के, जो कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद थी क्योंकि वो अमित की दोस्त थी और रिशु तो अमित को बहुत नापसंद करता था। लेकिन आज पहली बार वो अपनी मम्मा की किसी और फ्रेंड से मिलने जा रहा था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था। इसका मतलब तो यही था ना कि उसकी मम्मा के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिशु बोला, नहीं मम्मा, मैं चलूंगा आपके साथ आपकी फ्रेंड से मिलने। नहीं तो वो ये सोचेंगी कि रिशु एक अच्छा बेबी नहीं है। इशिका उसकी बात सुन खुश होते हुए बोली, गुड, मेरा बेबी बहुत समझदार है। अब आप जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, तब मैं आपके डैडी से एक बार पूछ लेती हूँ। रिशु उसकी बात मान गया और जल्दी से फ्रेश होने चले गया। उसकी एक्साइटमेंट देख इशिका को बहुत खुशी हुई। फिर वो भी आदित्य के पास चली गई। अंडरस्को आदित्य का रूम। आदित्य वॉशरूम से बाहर निकला ही था कि तभी इशिका बिना नॉक किया डायरेक्ट उसके रूम में एंटर कर गई। क्योंकि उसे कहा पता था कि उसको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। ग्रिन। इशिका और आदित्य की नजरें जैसे ही एक दूसरे पर पड़ी, दोनों ही शॉक्ड हो गए। आदित्य इसलिए शॉक्ड था क्योंकि इशिका कभी भी उसके रूम में नहीं आती थी। ये रूम उसने शादी के वक्त इशिका के हिसाब से सेट करवाया था ताकि इशिका को इस रूम में कोई भी प्रॉब्लम न हो, लेकिन उसके उलट इशिका ने तो इस रूम में कभी झांका तक नहीं था। इनफैक्ट उसने तो खुद के लिए एक दूसरे रूम की ही डिमांड रख दी थी। इसलिए आज उसको पहली बार वो ये देखकर चौंक गया था। तो वही इशिका तो आदित्य को इस तरह देख शॉक्ड थी। आदित्य ने सिर्फ एक टॉवल ही लपेट रखी थी और उसके बदन पर इसके अलावा और कोई भी कपड़ा नहीं था। उसकी अपर बॉडी बहुत ही मस्क्यूलर थी। उसके बाइसेप्स न हो ज्यादा थे और न हो कम थे। उसके गीले बालों से निकलकर कुछ पानी बहता हुआ उसके एब्स तक फिसल रहा था। इशिका को उसको ऐसा देखकर ऐसा लगा मानो उसके सामने कोई ग्रीक गॉड खड़ा हो। ऊपर से उसकी हल्की गीली बॉडी की वजह से वो बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था। एकदम से इशिका का मन करने लगा उसकी बॉडी को टच करने का। आदित्य जब अपने शौक से बाहर आया तो उसने इशिका से पूछा, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? उसका सवाल सुन इशिका भी अपने ख्यालों से बाहर आए और बोली, हाँ वो मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड से मिलने मॉल जा रही थी। तो सोचा कि रिशु को साथ ले जाऊं। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे मिलकर, और वैसे भी आज रिशु का स्कूल नहीं है न, तो वो वैसे भी घर पर बैठकर बोर हो जाएगा। और इशिका आगे कुछ और बोलने को ही थी कि आदित्य ने तभी एकदम से उसके पास आकर उसके लिप्स पर एकदम से अपनी उंगली रख दी। इशिका की आंखें चौड़ी हो गई। आदित्य ने फिर बहुत जेंटली उससे कहा, रिशु तुम्हारा बेटा है, उसे अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें इतने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन इशिका को अपने दिल में एक बहुत ही वार्म सी फीलिंग महसूस हुई। आदित्य की बात ने उसका दिल पिघला दिया। आदित्य की उंगली अभी भी इशिका के लिप्स पर ही थी और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों को इस बात का जैसे ही एहसास हुआ, उनकी धड़कनें तेज हो गई। आदित्य अभी नहाया था और इशिका भी थोड़ी देर पहले ही नहाई थी, इसलिए दोनों की बॉडी से उनके बॉडी वॉश की भीनी सी खुशबू अभी तक आ रही थी, जिसे महसूस कर दोनों मदहोश हो गए। तभी आदित्य को कुछ याद आया और उसने जल्दी से इशिका के लिप्स पर से अपनी उंगली हटा ली और झूठा गुस्सा दिखाते हुए इशिका से पूछा, वैसे कल क्या कहा था आपने राहुल से? उसकी बात सुन इशिका को बहुत हैरानी हुई। आदित्य को कैसे पता चला? क्या सच में राहुल ने उसे मैसेज कर दिया था? उसने सही सोचा, राहुल ने सच में मैसेज किया था जो कि आदित्य ने रात को वापस आकर पढ़ा था। लेकिन राहुल ने उस मैसेज से थोड़ी छेड़छाड़ की थी इशिका से अपना बदला लेने के लिए। और उसमें उसने लिखा, तुम्हारी वाइफ को लगता है कि हम दोनों स्ट्रेट नहीं है और हमारा अफेयर चल रहा है आपस में। उसका मैसेज देख आदित्य की भौहें तंग गई थी। आखिर कोई आदमी खुद पर ऐसा कमेंट कैसे बर्दाश्त कर सकता है, और वो भी अपनी खुद की वाइफ के मुंह से। वो इशिका से रात को ही मिल लेता, लेकिन वो उसको इतनी रात गए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन अब तो उसके पास बहुत अच्छा मौका था।
इशिका को नहीं पता था कि राहुल ने क्या मैसेज किया। उसने तो बस राहुल पर ही कमेंट किया था, न कि आदित्य पर। इसलिए वो आदित्य से बहुत मासूमियत से बोली, वेल, मुझे सच में कुछ कुछ डाउट था पहले। उसकी बात सुन आदित्य को लगा कि वो उसके लिए ही कह रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका उसके बारे में ऐसा सोचती थी। उसको सच में गुस्सा आने लगा, मगर तकरार वाला। उसने इशिका को उसके दोनों बाजू से पकड़ा और वैसे ही उसको पीछे की ओर करते हुए दीवार तक ले गया और उसको दीवार से सटा दिया। इशिका हैरान हो गई। उसने आदित्य से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य ने कहा, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने जा रहा हूँ। इतना कहते ही उसने इशिका की लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया और उसको किस करने लगा। वो इशिका को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। इशिका ने भी उसको खुद को किस करने से नहीं रोका क्योंकि वो खुद मदहोश हो रही थी आदित्य की किस में, लेकिन वो उसको किस बैक नहीं कर रही थी। वो तो बस चुपचाप आदित्य को उसके मन की करने दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसको सांस लेने में तकलीफ हुई तब जाकर आदित्य ने उसे छोड़ा। इशिका बहुत तेज सांसें लेने लगी तो वही आदित्य भी हल्के हल्के सांसें ले रहा था। जब आदित्य थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने इशिका से कहा, अब पता चला तुम्हें कि तुम्हारा हस्बैंड स्ट्रेट है। उसकी आवाज किसकी वजह से थोड़ी सी बहकी हुई सी थी जो कि इशिका को बहुत ही सेडिक्टिव लग रही थी। लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि आदित्य ने अभी क्या बोला था, तो वो उसको सवालिया नजरों से देखकर उससे पूछा, मैंने कब कहा कि आप स्ट्रेट नहीं है? तुमने कल राहुल से ये नहीं कहा था कि हम दोनों स्ट्रेट नहीं है और हमारा अफेयर चल रहा है? आदित्य झुंझलाता एंग्री हुआ बोला। उसकी बात सुन इशिका को सब समझ में आ गया कि राहुल ने आदित्य से झूठ बोला था। वो जल्दी से बोली, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि वो शायद स्ट्रेट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना बदला लेने के लिए आपसे झूठ कहा। और वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप एकदम स्ट्रेट है। इशिका को जैसे ही रियलाइज हुआ को उसने आखिर में क्या कहा। वो एकदम से चुप हो गई और ब्लश करने लगी। तो वही आदित्य की आंखों में वो प्राउड वाली फीलिंग आ गई। आखिर भाई उसको उसकी वाइफ ने क्लीन चिट जो दे दी थी। फिर आदित्य थोड़ी शैतानी भरे अंदाज में बोला, वैसे तुम कैसे जानती हो कि मैं स्ट्रेट हूँ? उसकी बात सुन इशिका बहुत हैरानी सी उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य की आंखों में शरारत देख इशिका को यकीन ही नहीं हुआ कि आदित्य इतना नॉटी भी हो सकता है। आदित्य ने अपना सर उसकी ओर झुकाते हुए उसकी आंखों में देखकर एक बहुत ही सेडिक्टिव टोन में बोला, बताओ ना। इशिका थोड़ा शर्माते हुए बोली, अगर आप गे होते तो रिशु हमारे बीच होता क्या? उसकी बात सुन आदित्य एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, लेकिन मैं बाइसेक्सुअल भी तो हो सकता हूँ। उसके ऐसा कहने पर इशिका एकदम से चौंकते हुए बोली, क्या आप बाइसेक्सुअल है? मतलब राहुल आपको नहीं, आप उसको पसंद करते हैं? फ्लश्ड। इशिका की बात सुन आदित्य को फिर से गुस्सा आ गया और वो एकदम सख्त आवाज में बोला, तुम्हें मजाक समझ नहीं आता क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसकी बात सुन इशिका अपनी आंखों में शरारत भरे अंदाज में बोलती है, मजाक तो आपको नहीं समझ आता। उसकी बात सुन आदित्य समझ गया कि इशिका उसके साथ मजाक कर रही थी बस। वो कुछ कहने को था कि इससे पहले ही रिशु दौड़ता हुआ उनके रूम में आया और डायरेक्ट रूम के अंदर आकर सामने की और उन्हें ढूंढता हुआ बोला, मम्मा, डैडी, कहाँ हो आप दोनों? वो दोनों रिशु को इसलिए नहीं दिखे क्योंकि वो दोनों रूम के गेट के बगल वाली दीवार से सटे खड़े थे। रिशु के आते ही दोनों एकदम हड़बड़ा गए और रिशु के नोटिस करने से पहले ही एक दूसरे से अलग हो गए और थोड़ा दूर खड़े हो गए। रिशु अब उन्हें ढूंढते हुए घूम चुका था। उसने जब उन दोनों को देखा तो हैरानी से पूछा, मम्मा, डैडी, आप दोनों यहाँ गेट के पास क्यों खड़े हैं? इशिका जल्दी से बोली, वो मैं यहाँ से बाहर जा रही थी ना, इसलिए। रिशु ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसने आदित्य की तरफ देखकर पूछा, और डैडी? मैं गेट लॉक करने जा रहा था क्योंकि मुझे अपने कपड़े पहनने हैं। आदित्य थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। उसका ये बेटा कभी उसको उसकी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करने देता था। ग्रिन। तभी इशिका ने रिशु से पूछा, बेबी आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? मम्मा मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। आपकी फ्रेंड ने कहीं रिशु को लाइक नहीं किया तो? रिशु बोला। आदित्य मुंह बनाकर उसे चिढ़ाता हुआ बोला, कोई से भी पहन लो। आपकी मम्मा की फ्रेंड उनसे मिलने आएंगी न कि आपसे। स्मर्क। उसकी बात सुन रिशु को गुस्सा आया और वो बोला, आप जेलस हैं मुझसे क्योंकि मम्मा मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाना लेके जा रही है ना कि आपको। उसकी बात सुन जहां आदित्य को गुस्सा आया तो वही इशिका को हंसी आ गई। आदित्य रिशु से कुछ कहता कि इससे पहले ही इशिका रिशु के पास जाते हुए बोली, ओ बेबी आप इतनी टेंशन मत लो, आप तो सब कपड़ों में अच्छे लगते हो। फिर भी चलो, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। इतना कहकर वो रिशु के साथ चली गई। बेचारे आदित्य को अकेला छोड़कर जो कि मन ही मन रिशु को अभी तो डांट रहा था उसके वाइफ और उसके बीच में आने के लिए, और अब तो वो उसको अपने साथ भी ले गया था।
आखिर किससे मिलवाने ले जा रही थी इशिका रिशु को? चट 20 श्रेया से मुलाकात। सिटी मॉल, ये शहर का सबसे फेमस और लग्जूरियस मॉल था। आदित्य, इशिका और रिशु उसकी ही कार में बैठे थे। जब वो मॉल पहुंच गए तो आदित्य ने इशिका से कहा, जब आपकी शॉपिंग पूरी हो जाएगी तो मुझे आधे घंटे पहले ही इन्फॉर्म कर देना। मैं आ जाऊंगा तुम दोनों को पिक करने। इशिका बोली, ओक। फिर वो कार से उतरने ही वाली होती है कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लिए आदित्य के सामने अपना हाथ फैला देती है, जिसे देख आदित्य कंफ्यूज हो जाता है और इशिका को ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि वो क्या चाहती है। इशिका फिर एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, आपका क्रेडिट कार्ड दीजिए ना शॉपिंग के लिए। आदित्य उसकी बात उसे बहुत हैरानी से देखता है। ऐसा नहीं था कि इशिका पहली बार उससे कुछ मांग रही थी, मगर आज वो डायरेक्टली उसका क्रेडिट कार्ड मांग रही थी, जबकि उसके खुद के बैंक में अच्छा खासा बैलेंस था। क्योंकि उसके सारे खर्चे तो आदित्य ही उठाता था और साथ ही हमेशा उसके अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट भी ट्रांसफर करता था। साथ ही वो खुद भी एक एक्ट्रेस थी और काफी अच्छी कमाई थी उसकी। लेकिन फिर भी आज वो क्यों उससे उसका क्रेडिट कार्ड मांग रही थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उसके पास पैसे न हो। आदित्य को यूं कंफ्यूज्ड देखकर इशिका ने पाउट करते हुए कहा, अरे कितने कंजूस हैं आप, अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए खाली हाथ ही भेज रहे हैं। उसकी बात सुन आदित्य के ड्राइवर की हंसी छूट गई। आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो वो बेचारा चुपचाप सर झुकाए बैठ गया। फिर आदित्य ने इशिका की ओर देखते हुए कहा, मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। इतना कहकर वो अपना फोन अपनी पॉकेट से निकलता ही है कि तभी इशिका एकदम से बोलती, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे अकाउंट में काफी बैलेंस है। आदित्य ने उसको कंफ्यूज्ड होते हुए देखा और पूछा, लेकिन तुमने ही तो अभी कहा कि मैं तुम्हें खाली हाथ भेज रहा हूँ शॉपिंग के लिए। इशिका उसकी बात सुन अपने सर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, ओफो, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वाइफ के पास चाहे कितने भी पैसे हो लेकिन उसको शॉपिंग का असली मजा अपने हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से पे करके ही आता है। इतना कहकर वो अपनी बात पर बहुत खुश होती है और अपनी बत्ती सी दिखाकर हंसती है। आदित्य और रिशु उसको ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई पागल हो। फिर इशिका एक्साइटेड होकर आदित्य से बोलती है, चलिए अब निकालिए अपना क्रेडिट कार्ड। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपके कार्ड को देखकर वो लोग कितना शॉक्ड हो जाएंगे ना। तभी रिशु बोलता है, मम्मा डैडी तो कभी खुद पे नहीं करते, उनको खुद पे करने की क्या जरूरत है, डैडी को भला कौन क्रेडिट कार्ड इश्यू करेगा। रिशु की बात सुन इशिका की सारी हंसी एकदम से गायब हो गई। रिशु ठीक हो तो कह रहा था कि आदित्य जो कि इंडिया का सबसे रईस आदमी है उसे क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत। इशिका ने आदित्य की ओर देखा तो बेचारा बहुत मुश्किल से खुद की हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे देख इशिका को अपनी बेवकूफी पर बहुत ही एम्बेरेस्ड फील हुआ। वो मुंह फुलाकर बोली, वो मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़े ही इनकी तरह अल्ट्रा रिच हूँ, मुझे तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। आदित्य को उसका चेहरा देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो कितनी क्यूट लग रही थी इस टाइम। उसका मन कर रहा था उसके दोनों गालों को पिंच करने का, जैसे वो रिशु के साथ करता था जब वो न्यूबॉर्न बेबी था। आखिर क्यूटनेस के मामले में वो इशिका पर ही जो गया था। आदित्य बहुत ही जेंटल टोन में इशिका से बोला, तुम आराम से शॉपिंग करना, मैं मॉल के स्टाफ को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म करवा दूंगा। उसकी बात इशिका पाउट करते हुए बोली, लेकिन फिर तो उन लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि मैं मिसेस आदित्य कपूर हूँ। तब तो वो लोग मुझे घेर कर खड़े हो जाएंगे और चैन से मेरी दोस्त से मिलने भी नहीं देंगे। अगर मैं कार्ड इस्तेमाल करती तो उससे शॉपिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं उन्हें बाद में इन्फॉर्म करवा दूंगा। ओके, हाँ, ये ठीक रहेगा, इशिका सैटिस्फाइड होकर बोली। फिर वो रिशु के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करता है और बोलता है, मैडम और लिटिल मास्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। फिर ड्राइवर से कार ड्राइवर करने को कहता है। मॉल के अंदर इशिका और रिशु मास्क लगाए घूम रहे थे। क्योंकि इशिका तो फेमस थी ही, साथ ही उसने रिशु की पिक्स भी वायरल कर दी थी। और अब अगर कोई उन्हें साथ देख लेता तो मुसीबत हो जाती, इसलिए दोनों ही मास्क लगाए हुए थे। इशिका अपने फोन से श्रेया को मैसेज करती है, मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो। श्रेया का रिप्लाई आया, तुम्हारे पीछे। उसका मैसेज पढ़ इशिका तुरंत हैरानी से पीछे पलटती है। वहाँ एक उसकी हमउम्र की लड़की खड़ी थी। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, हालांकि इशिका के जितने नहीं लेकिन बाकियों की तुलना में तो बहुत ज्यादा थी। उसने एक जीन्स और टॉप पहना हुआ था और इशिका को ही बहुत एटीट्यूड से अपने हाथों को क्रॉस किए देख रही थी। इशिका ने जब उसे तो उसकी आंखें नम हो गई। वो आज न जाने कितने सालों बाद श्रेया से मिल रही थी। इस जन्म के 6 साल और पिछले जन्म के तो उससे भी बहुत ज्यादा साल। इशिका ने ना अब देखा ना ताब और सीधा दौड़कर उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है।
इशिका के उसको ऐसे हग करने से श्रेया का कोल्ड लुक जो कि बस बाहर से ही था, वो भी एकदम से पिघल जाता है और वो भी उसको कसकर हग कर लेती है। ऋषु उन दोनों को हग करते देख स्माइल करता है। उसको लगता है कि ये उसकी मम्मा की बहुत ही अच्छी दोस्त है। वो तो ये सोचकर खुश हुआ कर रहा था कि वो उसको अपनी इतनी अच्छी दोस्त से मिलवाने लाई हैं। वो बहुत आतुर हो रहा था ये सोचकर कि कब उसकी मम्मा उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। लेकिन वो फिर भी शांत खड़ा रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मम्मा की फ्रेंड को लगे कि उसमें मैनर्स नहीं है। श्रेया और इशिका थोड़ी देर बाद खुद से अलग हुई तो दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों एक दूसरे को देखकर एक साथ बोली, कैसी है तू? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। तो ऋषु खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाता, सेम पिंच। सेम पिंच। उसकी बात सुन दोनों का ध्यान उस पर जाता है। श्रेया उसको देख इशिका से एक्साइटेड होकर पूछती है, ये ऋषभ है ना? इशिका मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। श्रेया जल्दी से ऋषु के पास जाती है और उसको अपनी गोद में उठा लेती है। हाय बेबी, मैं आपकी मम्मा की फ्रेंड हूँ। आपको पता है मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। ऋषु बहुत मैनर्स के साथ बोलता है, हेलो आंटी, इट्स नाइस टू मीट यू टू। उसके स्टाइल को सुन श्रेया कहती है, और डॉट यू आर सो स्वीट बेबी। इशिका भी खुद पर बहुत प्राउड महसूस करती है ऋषु के मैनर्स को देखकर, जैसे मानो खुद ने हो ऋषु को सब कुछ सिखाया हो। जबकि ये सब कुछ आदित्य के उसको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के नतीजा था। एक से बढ़कर एक टीचर उसको अलग अलग चीजें सिखाते थे। श्रेया ने इशिका से पूछा, क्या मैं एक बार ऋषभ का मास्क हटाकर उसको देख लूं? श्रेया ने भी इशिका के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखा था, लेकिन फिर भी वो एक बार ऋषु को क्लोज से देखना चाहती थी। आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा जो था। यहाँ नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ बहुत कम लोग हो। इशिका बोली। फिर वो लोग एक कोने में चले जाते हैं और श्रेया ऋषु का मास्क हटाती है और उसका चेहरा क्लोज से देखकर बहुत खुश होती है। ऋषु स्माइल कर रहा होता है। श्रेया उसको देख उसके गालों पर प्यार से हाथ फहराती है और बोलती है, बहुत क्यूट हो आप बेबी, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। उसकी बात सुन ऋषु और भी खुश हो जाता है। इशिका भी एक्साइटेड होकर बोलती है ना, तुझे भी यही लगता है ना कि ऋषु बिल्कुल मुझ पे गया है? पता नहीं बाकियों को ये क्यों नहीं नजर आता। इशिका की बात सुन श्रेया अपनी आंखें रोल करती हुई कहती है, मैंने बस क्यूटनेस तेरी तरह होने की बात कही है। गया तो ये अपने डैडी पर ही है। उसकी बात सुन इशिका पाउट करते हुए बोलती है, तू तो हमेशा से ही उनकी साइड लेती है। इस बात पर श्रेया थोड़ा सीरियस होकर कहती है, मैं तो बस सही और सच्चाई का साथ देती हूँ, और आदित्य हर बात सही होते हैं। उसकी बात सुन इशिका समझ जाती है कि श्रेया इसके पास्ट की बात कर रही है। वो उससे कहती है, नहीं श्रेया, उस वक्त अगर मैं गलत थी तो आदित्य भी सही नहीं थे। इशिका की आंखें ऐसा कहते वक्त थोड़ी नम हो गई थी, लेकिन वो ऋषु के सामने रोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो ऋषु से कहती है, बेबी प्लीज आप थोड़ी देर प्लेवे में खेल सकते हो। मम्मा को उनकी फ्रेंड से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऋषु बहुत समझदार था इसलिए वो भी तुरंत राजी हो जाता है। फिर वो दोनों उसको प्लेवे में छोड़ आती है। इशिका को पता था कि आदित्य के बॉडीगार्ड्स सीक्रेटली ऋषु को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए वो निश्चिंत होकर उसको वहां छोड़ देती है।